तो अब हम लोग देखो क्या क्या पढ़ चुके हैं। हमने फोर्स पढ़ लिया, फील्ड पढ़ लिया, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ ली, पोटेंशियल पढ़ लिए, रिलेशनशिप पढ़ लिए फोर्स और फील्ड के। सॉलिड स्फीयर वगैरह के पोटेंशियल निकाल लिए कि नहीं? बेटा सॉलिड स्फीयर वगैरह के पोटेंशियल निकलवाए थे कि अभी नहीं निकलवाए हैं? यस सर। प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स आपको पढ़ा दिया है। सेल्फ एनर्जी निकाल लिया आपने। यस सर। यस सर। ठीक है, और पोटेंशियल निकलवा लिया है। सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, ये सब हम कर चुके हैं। बोलो हाँ कि ना? यस सर। यस ठीक सर। है, बहुत अच्छी बात है। अब ध्यान से सुनना, सिर्फ 2-3 टॉपिक्स बचे हैं, वो हमको कवर करने। क्या क्या बच रहा है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में? प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स हमने पढ़ लिया, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, अर्थिंग भी हमने पढ़ लिया। तो एक हमारा टॉपिक बचा हुआ है फील्ड एनर्जी का। तो फील्ड एनर्जी हम कंप्लीट करेंगे पहले आज। सर हाँ बोलो। सर हिंदी में भी एक्सप्लेन कीजिए ना। हाँ बेटा बताएंगे, क्या क्यों परेशान हो। फील्ड एनर्जी के बाद एक बात बताओ, डाइपोल जब मैंने आपको बताया था तो डाइपोल की फील्ड निकाली थी आपने, याद है? डाइपोल याद है? डाइपोल, यस सर। डाइपोल की हमने फील्ड निकाली थी कि नहीं? ये माइनस क्यू और ये क्या है बेटा? प्लस क्यू। एक इसके यहाँ पर पॉइंट पर हमने टी पॉइंट पर फील्ड निकाली थी, फिर यहाँ पर फील्ड निकाली थी टी पॉइंट पर, और फिर एक जनरल पॉइंट पर फील्ड निकाली थी। ये याद है आपको कि भूल गए आप सब कुछ? याद है। बोलो हाँ या ना? यस सर। अच्छा, ऐसे ही इन सारे पॉइंट पे पोटेंशियल्स निकाले थे हमने, याद बताओ जल्दी से। यस सर। ठीक है, तो थोड़ी सी बात हम लोग डाइपोल के बारे में और करेंगे। अब ध्यान से सुनना, आज जो सिखाने जा रहे हैं इसको आराम से समझने की कोशिश करना। क्या लिखा है बेटा? फील्ड एनर्जी। फील्ड एनर्जी। फील्ड एनर्जी का क्या मतलब है? यहाँ पर 2 शब्द लिखे हैं मैंने। एक लिखा है फील्ड, फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरा लिखा है एनर्जी। एनर्जी आपको पता है ऊर्जा को कहते हैं हम लोग, सिंपल। यानी कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के पास अपनी एक ऊर्जा होती है, एक एनर्जी होती है स्टोर्ड उसके अंदर, जो उसके अंदर होती है। अब आप कहोगे सर ऐसा कैसे होता है, हम कैसे मान लें आपकी बात? तो तुम एक बात बताओ, पहले बेसिक से बात करते हैं। अगर मेरे पास ऊर्जा है, अगर मेरे पास एनर्जी है, इसका मतलब मैं कुछ ना कुछ वर्क कर सकता हूँ, कार्य कर सकता हूँ। बोलो हाँ या ना? यस सर। और अगर मेरे पास एनर्जी ही नहीं है तो क्या मैं कोई वर्क कर सकता हूँ? नो सर। नो सर। तो बताओ, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क कर सकती है, कार्य कर सकती है? यस सर। कैसे करेगी, सोचते हैं। मान लो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, ध्यान से सुनना, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। बोलो बात समझ में आती है? यस सर। यस सर। कितनी? 4। ई इलेक्ट्रिक फील्ड, चल जाएगा? यस सर। अब अपने आप दिमाग लगाओ कि बेटा अगर मैं यहाँ पर एक किसी पॉइंट ए पर एक चार्ज रख दूं Q, इस पॉइंट ए पर मैंने उठा के एक चार्ज रख दिया Q, तो अपने आप सोच के बताना ये चार्ज यहीं रखा रहेगा कि फील्ड से आगे फेंक देगी उठा के? सर राइट साइड में हो जाएगा। आगे को फेंकी। हम सबको पता है इस फील्ड पे एक बल लगेगा। बोलो हाँ या ना? यस सर। यस। QE, और इस बल की वजह से ये चार्ज किधर चला जाएगा? राइट। राइट साइड। राइट साइड, यानी कि किस पॉइंट पे पहुंच जाएगा बेटे? बी। बी पर। तो अब तुम आराम से सोचो, तुमने इस चार्ज को ए पर रखा था, क्या ये चार्ज ए से बी तक चला गया है कि नहीं? यस सर। यस सर। तो कार्य हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। किसने किया? तुमने किया? नहीं। इसको कौन लेके गया ए से बी तक? फील्ड। इलेक्ट्रिक। फील्ड लेके गई। और अगर फील्ड कार्य कर रही है तो हमें पता है कोई भी बॉडी कार्य सिर्फ कब कर सकती है? जब उसके पास क्या हो? एनर्जी। एनर्जी हो। तो अगर ये फील्ड वर्क कर रही है, इसका मतलब
इस फील्ड के पास क्या होना चाहिए? Energy. एनर्जी होनी चाहिए। क्या ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है? Yes, sir. उसी एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं? Field energy. फील्ड एनर्जी। यानी कि आप बोलोगे, सिंपल शब्दों में मैं लिखता हूं, एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो एनर्जी, जो ऊर्जा स्टोर्ड होती है, उसको हम लोग फील्ड एनर्जी बोल देते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? बोलो, Yes, क्या ये yes. बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. अब सुनो इधर ध्यान से, ये फील्ड एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे सर? ये फील्ड एनर्जी हम लोग कैसे क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि फील्ड एनर्जी को क्या करिए? Calculate. कैलकुलेट करिए। तो अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से। पढ़ो क्या लिखा हुआ है। Field energy density. क्या समझते हो इससे? फील्ड एनर्जी डेंसिटी क्या समझते हो? जो भी दिमाग में आता है बोलो बिंदास। क्या समझते हो? फील्ड एनर्जी की डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब बेटा ये हो गया कि एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर्ड है। बोलो, बात समझ में आती है? Yes, sir. यानी कि फील्ड एनर्जी डेंसिटी का क्या मतलब हुआ बेटा? एक यूनिट energy. ये हो गया फील्ड एनर्जी डिवाइडेड बाई, जल्दी बोलिए, Volume. Volume. कि भैया एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना एनर्जी स्टोर्ड है, उसको हम फील्ड एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं। क्या ये बात समझ में आती है आपको? Yes, sir. जैसे आप एक चीज समझिए, मान लीजिए ये कोई एक पूरा वॉल्यूम है, और इस पूरे वॉल्यूम में यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, ऐसे करके। तो बेटा अब तक तो मुझे ये पता है ना कि अगर इस पूरे वॉल्यूम में कुछ एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे मौजूद है, तो इस पूरे वॉल्यूम में कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर्ड होगी। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. तो फील्ड एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या होता है? फील्ड एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है कि अगर मैं इसमें से इतना वॉल्यूम काट लूं, कितना वॉल्यूम काट लूं बच्चों, कितना? 1 meter cube. तो इतने वॉल्यूम के अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर्ड होगी कि नहीं होगी? बोलो हाँ या ना? Yes, sir. वही क्या कहलाएगी? फील्ड एनर्जी Density. डेंसिटी। इसको डिनोट करते हैं स्मॉल यू से, छोटे वाले यू से। यानी कि फील्ड एनर्जी डेंसिटी का मतलब कि यूनिट वॉल्यूम में कितनी फील्ड एनर्जी स्टोर्ड है। बोले, बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. सर इसमें हर ये पॉइंट याद पर रखना। क्या कह रहे हो? सर इसमें हर पॉइंट पर सेम एनर्जी रहेगी। जरूरी नहीं है बेटा, हो सकता है इस मीटर क्यूब में, इस वाले मीटर क्यूब में कुछ एनर्जी हो, और इस वाले 1 मीटर क्यूब में डिफरेंट एनर्जी हो। बोलो, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? सोच के बताओ बच्चों। Yes, sir. लेकिन अब तुम एक बात बताओ, अपना दिमाग लगाओ सोच के, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, मतलब एक जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो मैं ये 1 मीटर क्यूब कहीं पर भी चूज करूं, बराबर एनर्जी आएगी कि नहीं? Yes, sir. लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है फिर डिफरेंट टाइप। तो डिफरेंट आएगी। तो इसका मतलब ये फील्ड एनर्जी डेंसिटी किस पर डिपेंड करेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड पर। बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. ये होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। क्या होती है बेटा? हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर। और ये कैसे आता है? वैसे तो तुम्हारे काम का नहीं है कि कैसे आता है, पर हम तुमको ये भी सिखाएंगे कि ये कैसे आता है। अभी आगे जब प्रेशर का कॉन्सेप्ट सिखाएंगे तो वहां बताएंगे कि कैसे इसको डिराइव करते हैं। अभी आपने प्रेशर नहीं पढ़ा, इसलिए अभी आप इसको डिराइव नहीं कर सकते। अभी के लिए आप इसको याद रखोगे कि फील्ड एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, जिसमें एप्सिलॉन नॉट से आपकी मुलाकात हो चुकी है पहले। ई यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। बोलो, कोई दिक्कत? No, sir. प्लीज इस बात को याद रखना कि ये टोटल एनर्जी नहीं है, ये टोटल एनर्जी नहीं है, ये एनर्जी यूनिट वॉल्यूम में है, यानी कि 1 मीटर क्यूब में है। बोलो, बात समझ में आती? Yes, sir.
तो अब सोच के बताओ, अगर मुझे V वॉल्यूम में एनर्जी निकालनी होगी तो मैं क्या करूंगा? V से Integrate. V से मल्टीप्लाई कर दूंगा। बोलो समझ आई कि नहीं आई? यस सर। तो यार यूनिट वॉल्यूम में इतना एनर्जी है तो V वॉल्यूम में कितना एनर्जी होगा? दिस मल्टीप्लाइड बाय V, हाँ कि ना? यस सर। तो चलो पहला एग्जांपल, जैसे मान लो तुमसे पेपर में पहला घटिया क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा। मान लीजिए ये इनफाइनाइट शीट है, ये क्या है बच्चों? इनफाइनाइट शीट। इनफाइनाइट शीट, और इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है? सिग्मा। चार्ज डेंसिटी कितनी है? सिग्मा। अब देखो मैंने क्या किया, इस इनफाइनाइट शीट के सामने एक क्यूब रख दिया। क्या रख दिया? क्यूब। क्यूब। और तुम लोग ऐसा मान लो बेटे कि ये जो क्यूब मैंने रखा है इसकी रेडियस कितनी है? A. मतलब साइड इसकी ए है, ए साइड का क्यूब है, चल जाएगा? Yes sir. आपसे पूछा है बताइए टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन क्यूब, इस क्यूब के अंदर टोटल कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी, ये पूछा गया। बोलो बात समझ में आती है? बात समझ में आती है? Yes sir. जितना पूछ रहा हूं उतना सोच के बताना। ये जो इनफाइनाइट शीट है तुमने इतना पढ़ा हुआ है, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कांस्टेंट है कि नहीं? यस सर। यस सर। बोलो। यस सर। Yes sir. कितनी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड? Sigma by 2 epsilon naught. सिग्मा बाई 2 epsilon naught. मतलब यूनिफॉर्म फील्ड होती है। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो? यस सर। Yes sir. कितनी? सिग्मा बाई। अब बताओ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है यानी कि उसका डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस क्यूब के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी? वो मैं कैसे निकालूंगा? A क्यूब से मल्टीप्लाई करके. एग्जैक्टली मैं क्या करूंगा, यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी है? यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी है? हाफ एप्सिलॉन naught E square. और इसको किससे गुणा कर देंगे हम? Volume. क्यूब की वॉल्यूम से। तो हाफ एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। बोलो हाँ या ना? यस सर। तो ये हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। मैंने सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर कर दिया है। कोई दिक्कत इसमें है? No sir. क्यूब की वॉल्यूम कितनी है? A क्यूब. ए क्यूब। एप्सिलॉन नॉट से यहाँ नीचे वाला एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर ए क्यूब अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? यस सर। इतना फील्ड एनर्जी स्टोर्ड है इस क्यूब के अंदर। कोई दिक्कत? नो सर। आप मुझे एक बात बताओ, थोड़ा सोचो और सोच के बताओ बेटा मुझे कि इस क्वेश्चन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट थी, तो तुम्हें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी, तुमने सीधे सीधे वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं होती तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं होती तो क्या करते? कोई बता सकता है मुझे? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं होती तो क्या करते? सर छोटा सा एरिया लेके उसको इंटीग्रेट। एरिया को इंटीग्रेट नहीं करते बेटा। फील्ड एनर्जी डेंसिटी क्या है? तो उसका छोटा सा वॉल्यूम। एग्जैक्टली जैसे मान लो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या नहीं है बेटा? कांस्टेंट नहीं है। तो अब मैं क्या करूंगा? अब अगर मुझे टोटल फील्ड एनर्जी लिखनी है तो देखो बेटा मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, लेकिन क्या छोटे से वॉल्यूम, बहुत ही छोटे से वॉल्यूम के लिए क्या मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट मान सकता हूं? Yes sir. तो मान लो एक बहुत छोटा सा वॉल्यूम है डीवी। जैसे आप सबको पता है कि छोटे से एरिया को हम डीए से डिनोट करते हैं, छोटी सी लेंथ को हम डीएल से डिनोट करते हैं, ऐसी छोटी सी वॉल्यूम को हम डीवी से डिनोट करेंगे। बोलो बात समझ में आती है?
Yes. Yes. ये जो छोटा सा वॉल्यूम है dv, इसमें कितना एनर्जी स्टोर्ड होगा? इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होगा वो होगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू dv। क्या आप ये मानते हो कि नहीं? Yes. यस सर। तो क्या ये टोटल एनर्जी है कि dv वॉल्यूम का एनर्जी है? Sir, डीवी DV. वॉल्यूम और इस छोटे से dv के लिए मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या मान लिया है? यूनिफॉर्म Constant. तो Uniform. टोटल फील्ड एनर्जी कैसे निकलेगी? इसको लिख के हम क्या कर देंगे? Integrate. इंटीग्रेट। इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे पास टोटल फील्ड एनर्जी आ जाएगी। क्या ये बात समझ में आती है कि नहीं आती? Yes, यस sir. सर। बोलो भाई, कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. तो देखो बेटा इधर एग्जांपल नंबर 2, ये एक हॉलो स्फीयर है। क्या है बेटा? हॉलो स्फीयर। अब देखते हैं तुम्हारे अंदर कितना दिमाग है। इस हॉलो स्फीयर पे क्या दे रखा है मैंने? चार्ज चार्ज कितना? प्लस क्यू प्लस क्यू। और इसकी रेडियस मान लो कुल कितनी? आर। आर। तुम्हें निकालना है टोटल फील्ड एनर्जी। टोटल Field energy. फील्ड एनर्जी। हाँ भाई, कैसे निकालेंगे? Small area. क्या करेंगे सोचो। तो इसके वॉल्यूम में कोई चार्ज नहीं होगा। हॉलो स्फीयर है बेटा। हॉलो 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 का क्या मतलब होता है? तो इसका वॉल्यूम नहीं होगा, तब हॉलो सारा का अंदर मतलब से क्या खाली होता है? होगा। अंदर से खाली होगा है, यानी कि सारा चार्ज कहाँ पर है? सरफेस पे। सरफेस पे। फिर क्या करेंगे? अब देखो बेटा ध्यान से सुनो कैसे सोचा जाता है। पहले तो ये बताओ, इसके अंदर यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होती है? नो सर। हाँ सर। No, sir. पढ़ा है आप सबने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड? जीरो। जीरो। जब कोई फील्ड ही नहीं है तो क्या अंदर कोई एनर्जी स्टोर्ड होगी? नो सर। Sir. लेकिन इसके सरफेस से लेकर बाहर की अगर मैं बात करूं, जैसे मान लो सरफेस से लेकर बाहर की बात करूं, तो यहां से लेकर इंफिनिटी तक इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है कि नहीं है? यस सर। और अगर यहां से लेकर इंफिनिटी तक ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है तो उस फील्ड में क्या मिलेगी हमको? Energy. एनर्जी। एनर्जी। यानी कि इसके सरफेस से लेकर इंफिनिटी तक का जो स्पेस है उसमें एनर्जी स्टोर्ड है। क्या ये मानते हो कि नहीं मानते? यस सर। लेकिन वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट है कि चेंज हो रही है? The change. आपने ये पढ़ा है कि नहीं कि हॉलो स्फीयर के बाहर का जो पॉइंट होता है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड k3/r² होती है? याद आ रहा है कुछ? Yes, sir. यस। यस सर। तो बेटा जैसे जैसे स्मॉल r चेंज करता चला जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होती चली जाएगी? Change. चेंज होती चली जाएगी। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. तो जैसे जैसे मैं बाहर की तरफ जाऊंगा जो सेंटर से दूरी है स्मॉल r जो है वो सेम रहेगा कि चेंज होगा? जल्दी बोलो हाँ कि ना। So change. चेंज होगा। चेंज होगा। तो जब वो चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी? Change. चेंज। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी तो क्या मैं सीधे वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ क्या? नो सर। No, तो sir. अब मेरे को अप्रोच क्या लगानी है, क्या करना पड़ेगा आप बताओ? इंटीग्रेशन। Integration. अब देखो हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। इस केस में इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? यहां से हम गए सेंटर से कितनी दूरी पर? R. R. और आर पर जाके हमने एक शेल मानी। आर पर जाके हमने क्या मानी? एक Shell. शेल। कितने रेडियस की? स्मॉल आर। और कितनी थिकनेस की? नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल थिकनेस। यानी कि नेग्लिजिबल थिकनेस को बेटा फिजिक्स में क्या बोलते हैं? बोलो। दिया। आपको ये समझ में आया कि इसकी थिकनेस नेग्लिजिबल होना क्यों जरूरी है? क्योंकि ध्यान से समझिए, ये जो आपने शेल मान ली है dr थिकनेस की, इस छोटी सी थिकनेस dr के लिए क्या मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट मान सकता हूं? जल्दी बोलो हाँ या नो। यस सर। क्योंकि बेटा अगर मैं इसको बहुत मोटा मान लेता, ऐसे अपने दिमाग में सोचो, अगर मैं शेल ऐसे मान लेता कि ये शेल की मोटाई बहुत ज्यादा मान लेता, ऐसे मान लेता, तो आप सोच के बताओ अगर ये मोटापा बहुत ज्यादा है, इसकी थिकनेस बहुत ज्यादा है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट ए पर होगी क्या वही इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट बी पर मानी जा सकती थी? सोचो। नो सर। नहीं मानी जा सकती थी क्योंकि आर चेंज हो जाएगा। हाँ कि ना? Yes, sir. लेकिन यहां पर मेरे ख्याल से आप सबको दिख रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड ए पर है वही इलेक्ट्रिक फील्ड में बी पर भी मान सकता हूं क्योंकि बहुत छोटा सा डिस्टेंस डी आ रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. यस सर। तो मैंने ये शेल मान ली। मैं क्या करूंगा कि इस शेल के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर्ड है वो निकाल लूंगा
और फिर उसको क्या करूंगा लिख के? इंटीग्रेट। इंटीग्रेट। बोलो बात समझ में आती है? Yes, यस sir. सर। कैसी शेल है ये? स्फेरिकल। स्फेरिकल शेल है, हमने पढ़ा है ना पहले। यस सर। अब तुम्हारा इम्तिहान बेटा यहाँ पर है कि जरा मुझे बताना इस स्फेरिकल शेल का वॉल्यूम कितना होगा डीवी। बताओ क्या वॉल्यूम होगा इसका, सोच के बताओ 4 pi. 4.3 कितना। 4/3 pi r cube। Pi. Sir, 4/3 pi. नहीं 4/3 r minus capital R के cube। अच्छा चलो ध्यान से सुनो, क्या इतना मानते हो मेरी बात कि जो वॉल्यूम होती है वो एरिया इंटू लेंथ होती है? Yes sir। अरे जो वॉल्यूम होती है वो एरिया इंटू लेंथ होती है कि नहीं होती है? Yes, sir. तो ये देखो, इधर देखो सारे बच्चे, ये जो अंदर वाला सरफेस एरिया है, अंदर वाले को देखो, ये जो पिंक कलर से मैं बना रहा हूँ, ये स्फीयर है कि नहीं है आर रेडियस का? बोलो हाँ या ना। Yes, sir. यस सर। इसका सरफेस एरिया कितना होगा? सरफेस एरिया So 4 pi r square. क्या इसका सरफेस एरिया बच्चों 4 पाई आर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? Yes sir। Yes, sir. और इस शेल की थिकनेस कितनी है, मोटाई कितनी है? PR। डी आर। बोलो बात समझ में आती है कि नहीं आती है? Yes, sir. तो ये तो हो गया एरिया। इस एरिया को अगर मैं लेंथ से गुणा कर दूं यानी कि डी आर से गुणा कर दूं तो वॉल्यूम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? Yes, sir. Yes sir। बात समझ में आई? जल्दी बोलिए। यस सर। इसका मतलब व्हाट इज द वॉल्यूम? डीवी कितना है बोलो? 4 pi r pi square r 4 पाई आर स्क्वायर into dr. तो बताओ बेटा ध्यान से सुनना, सबसे पहले मुझे बताओ कि क्या एनर्जी स्टोर्ड है इन स्मॉल वॉल्यूम डीवी। ये जो छोटा सा वॉल्यूम है डीवी, इसमें कितनी एनर्जी स्टोर्ड है? हाफ एप्सिलॉन नॉट ER E स्क्वायर। हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इनटू डीवी। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो? यस सर। बोलो बच्चों मानते हो कि नहीं? Yes, sir. क्या ये टोटल एनर्जी है कि छोटी सी वॉल्यूम डीवी की एनर्जी है? So छोटी सी. छोटे से। तो टोटल एनर्जी कैसे निकलेगी? टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी कैसे निकालेंगे? इंटीग्रेशन करके। इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। बोलो बात समझ में आती है? Yes, sir. यानी कि हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डीवी का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको टोटल एनर्जी मिल जाएगी। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? Sir. जल्दी बोलो बेटा, Yes. फिर मैं इंटीग्रेशन सिखाऊं कि इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. अब बेटा इंटीग्रेशन ध्यान से देखना, इसमें तुमको मजा आएगा। हाफ एप्सिलॉन नॉट ई कितना लिखोगे? ई इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लिखोगे? K/r square। के क्यू बाय आर स्क्वायर, क्योंकि हमने आर पे जाकर शेल मानी है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाय आर स्क्वायर होगी। क्या ये बात समझ में आई? Yes, sir. और इस के क्यू बाय आर स्क्वायर का क्या? होल स्क्वायर। होल स्क्वायर। और डीवी कितना है? डीवी 4 pi एप्सिलॉन नॉट R 4 pi आर स्क्वायर डी आर। बोलो समझ आ रहा है? Yes, sir. हाफ एप्सिलॉन नॉट के स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ये सब कांस्टेंट है। 4 पाई भी कांस्टेंट है। अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा आर स्क्वायर डी आर ऊपर और नीचे आर की पावर 4। इसमें कोई दिक्कत? No, sir. ये कट जाएगा, नीचे आर स्क्वायर आ जाएगा। यानी कि आपके पास क्या आ जाएगा? ध्यान से देखिएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट के स्क्वायर क्यू स्क्वायर इंटू 4 पाई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर। और बताइए स्मॉल आर की लिमिट कहां से कहां तक लगेगी? क्वेश्चन फिगर देख के बताइए स्मॉल आर की लिमिट R 0. कहां? आर से 0। अभी मैंने क्या बताया था बेटा? एनर्जी किस स्पेस में स्टोर्ड है? एनर्जी कहां से कहां तक स्टोर्ड है बेटा? सरफेस से लेकर कहां तक? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट तक। सरफेस से लेकर इनफाइनाइट तक ही इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, तो एनर्जी सिर्फ उसी स्पेस में स्टोर्ड है। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो? Yes, sir. तो एक बार बताओ फिर स्मॉल आर की लिमिट कहां से कहां तक लगेगी? देखो अपने आप। R 2. R minus capital R। सरफेस से लेकर इन्फिनिटी। सरफेस का मतलब सरफेस पे स्मॉल आर किसके बराबर होगा? जल्दी बताइए। कैपिटल R। कैपिटल आर के। और इन्फिनिटी पे तो डिस्टेंस इन्फिनिटी हो जाएगा। नहीं आई बात समझ में? Yes, sir. तो कहां से कहां तक लिमिट लगाएंगे? बोलो। R to infinity. आर से इन्फिनिटी। ये बात चमकी कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. अब देखें तुम्हारे अंदर कितना दिमाग है। क्या तुम्हें एक चीज समझ में आती है बच्चों?
कि ये जो लिखा हुआ है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Constant. इसकी जगह मैं 1/k लिख सकता हूँ। बोलो समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes. अरे k 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है ना, समझ गए कि नहीं? Yes, sir. इंटू k स्क्वायर क्यू स्क्वायर। हाँ भाई, 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/r. -1/r, कैपिटल R से लेकर कहाँ तक? Infinite. k से ऊपर एक k कट गया, मेरे पास क्या बचा? 1/2 k क्यू स्क्वायर। इधर लिमिट रखेंगे तो माइनस का 1/∞, माइनस माइनस प्लस 1/r। ये 1/∞ कितना हो गया? जल्दी बोलो। 0. 0। कितना आ गया? k क्यू स्क्वायर अपॉन 2r। बोलो बात समझ में आती है? यस सर। ये क्या है बेटा? टोटल फील्ड एनर्जी। क्या तुम्हें इतनी बात समझ में आई? अरे क्या तुम्हें इतनी बात समझ में आई? Yes, sir. अब मैं देखता हूँ कि तुम में से कितने बच्चों को कुछ याद है। ये फॉर्मूला कहीं देखा है क्या तुमने? Yes, sir. Sir. हैं? Yes, sir. कहाँ देखा है बता? Self energy. ये होलो स्फीयर की सेल्फ एनर्जी थी, कुछ याद आ रहा है? Yes, sir. देखो दिखाता हूँ मैं तुम्हें। हमने सेल्फ एनर्जी पढ़ाई था नहीं तुमको? कहाँ गया सेल्फ एनर्जी? देखो, सॉलिड स्फीयर की सेल्फ एनर्जी 3/5 k क्यू स्क्वायर बाई आर है, ये निकाली थी मैंने, आपको याद होगा। और होलो स्फीयर की सेल्फ एनर्जी k क्यू स्क्वायर बाई 2r है, दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. तो बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज निकल के आई है कि जो सेल्फ एनर्जी है होलो स्फीयर की, सेल्फ एनर्जी याद भी है कि भूल गए हो क्या होता था? याद है। जो सेल्फ एनर्जी है वही क्या है उसकी? टोटल Field energy. टोटल फील्ड एनर्जी। बोलो बात समझ में आती है? Yes, sir. Yes, sir. बोलो कोई दिक्कत? No, sir. अब देखो, ध्यान सुनना, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना सारे बच्चे, ठीक है? क्यों ऐसा हुआ कि सेल्फ एनर्जी टोटल एनर्जी के बराबर निकल के आ गई? यहां हमने देखा कि ये जो टोटल एनर्जी है किसके बराबर निकल के आ गई? Self energy. इसी को आपको समझना है, इसी को आपको समझना है। क्या समझना है? ध्यान सुनो, एक चीज समझाओ मुझे। जब मैं कहता हूं टोटल एनर्जी, जब मैं कहता हूं टोटल एनर्जी, तो टोटल का क्या मतलब होता है? जब मैं कहता हूं कि टोटल फील्ड एनर्जी, तो टोटल का मतलब होता है सारी एनर्जी। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. अब बेटा देखो, इसको सीखने का एक दूसरा तरीका है। आप बिना इंटीग्रेशन किए कैसे आंसर निकाल सकते थे? भाई टोटल का मतलब हो गया हर तरीके की एनर्जी जो भी हमने पढ़ी है यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो हमने कौन कौन सी एनर्जी पढ़ी है? एक एनर्जी तो हमने कौन सी पढ़ी है? बोलो। Self energy. और प्लस साथ में एक कौन सी एनर्जी? Interaction energy. हाँ भाई, सेल्फ एनर्जी के साथ में क्या लिखा हुआ है? Energy. इंटरैक्शन एनर्जी। इंटरैक्शन का मतलब समझते हो? Yes, sir. अच्छा, जैसे मैं ऐसे बोलूं कि आज मैं जाकर क्लास में बच्चों से इंटरैक्शन करूंगा, इंटरैक्शन का क्या मतलब है? इंटरैक्शन का मतलब होता है हम बातचीत करेंगे या बच्चों से मिलेंगे। बोलो बात समझ में आती है? बोलो हाँ या ना? तो अब चीज को समझो बेटा, ध्यान से समझो। यहाँ क्या लिखा हुआ है? Self energy. सेल्फ का मतलब है खुद की एनर्जी। मतलब मुझे अगर तुम चार्ज दोगे तो मुझे चार्ज देने में मेरे अंदर जो एनर्जी स्टोर हो जाएगी वो तो सेल्फ एनर्जी है। बोलो बात समझ में आती है? Yes. और इंटरैक्शन एनर्जी वो वाली एनर्जी होती है जो मैं किसी और से अगर इंटरैक्ट कर रहा हूं, किसी दूसरे चार्ज के साथ मिल रहा हूं, तो उससे मेरे अंदर अगर कोई एनर्जी आएगी तो वो क्या कहलाएगी? इंटरैक्शन। जैसे आप एक बात बताइए, आपने क्लास में ये पढ़ा है कि अगर ये चार्ज Q1 है और ये चार्ज Q2 है और ये दोनों r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी K Q1 Q2 अपॉन R होती है। बोलो हाँ या ना? Yes, sir.
अपने आप सोच के बताओ, ये सेल्फ कहलाएगी कि इंटरेक्शन कहलाएगी? Interaction. इंटरेक्शन। ये इंटरेक्शन कहलाएगी, क्योंकि ये इन दोनों चार्जेस के इंटरेक्शन की वजह से आ रही है। ये दोनों चार्जेस की मिला के एनर्जी है, ये अकेले Q1 की एनर्जी नहीं है, ये अकेले Q2 की एनर्जी नहीं है, ये इन दोनों की मिला के एनर्जी है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. Yes, sir. और जब मैंने Q1 को चार्ज किया होगा, तो उसकी चार्ज देने की वजह से Q1 में कुछ एनर्जी आएगी कि नहीं आएगी? बोलो हाँ या ना? Yes, Yes, sir. Q2 को जब मैं चार्ज करूंगा तो Q2 को चार्ज देने की वजह से कुछ एनर्जी आएगी कि नहीं आएगी? Yes, sir. वो क्या कहलाएगी? इंटरेक्शन की सेल्फ एनर्जी। Self. तो जब मैं सेल्फ भी जोड़ दूंगा और क्या जोड़ दूंगा, Interaction. तो कुल मिला के क्या आ जाएगा? जल्दी बताओ। Total field energy. टोटल फील्ड एनर्जी। सारी एनर्जी जुड़ गई कि नहीं जुड़ गई? बोलो हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. जैसे तुम मुझे सोच के बताओ, अगर तुम्हें ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तब तो हम आगे बढ़ेंगे। मान लो यहाँ एक स्फीयर रखा है, मान लो क्या रखा है? Sphere. कितना चार्ज है इसके ऊपर? Yes, Q. क्यू। Q1। ये एक दूसरा स्फीयर रखा है, इस पे कितना चार्ज है बेटा? Q2। Q2। और इनके सेंटर से लेकर सेंटर तक की दूरी मान लेते हैं कितनी है? स्मॉल आर। स्मॉल आर। बोलो चलेगा? Yes, sir. यस अगर मैं तुझसे पूछूं कि इसमें टोटल फील्ड एनर्जी मुझे चाहिए, मुझे क्या चाहिए? Total field. तो एक तरीका तो बेटा इंटीग्रेशन वाला है। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. अगर इंटीग्रेशन से बचना है तो क्या तरीका हो सकता है? Sir, self energy इसकी और interaction energy. एक तो पहले वाले स्फीयर की सेल्फ एनर्जी मानते हो? Yes, sir. क्यों होगी सेल्फ एनर्जी? क्योंकि पहले स्फीयर को जब हमने चार्ज किया होगा, Q1 चार्ज दिया होगा, तो उसमें कुछ एनर्जी स्टोर हुई होगी, मानते हो? Yes, sir. प्लस किसकी सेल्फ एनर्जी? Interaction. एक तो सेल्फ एनर्जी पहले वाले की, एक सेल्फ एनर्जी दूसरे वाले की। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. और प्लस ये दोनों चार्जेस r डिस्टेंस पर रखे हैं, तो इनका कुछ आपस में इंटरेक्शन है कि नहीं है? यस Yes, सर। sir. एक एनर्जी वो वाली। जब तुम इन तीनों एनर्जी को जोड़ दोगे तो जो एनर्जी निकल के आएगी वही टोटल फील्ड एनर्जी होगी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. Yes, sir. तो अब मुझे बता दो तो मैं मान जाऊं कि हॉलो स्फीयर के केस में, ये जो हॉलो स्फीयर के केस में अभी जब मैंने इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करके तुमसे टोटल फील्ड एनर्जी निकलवाई, ये जो टोटल फील्ड एनर्जी निकलवाई, ये सेल्फ एनर्जी के बराबर ही क्यों आई? क्योंकि इंटरेक्शन एनर्जी वो नहीं आई। दूसरे से अट्रैक्ट नहीं हो रहा था। एग्जैक्टली, क्योंकि बेटा ये हॉलो स्फीयर अकेला रखा हुआ है। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. तो क्या इसका किसी के साथ इंटरेक्शन हो रहा है? नहीं. नो सर। जब इंटरेक्शन हो ही नहीं रहा है तो इंटरेक्शन की कोई एनर्जी नहीं है, तो इंटरेक्शन एनर्जी वाला टर्म जीरो हो गया। इसका मतलब जो भी इसकी सेल्फ एनर्जी होगी वही टोटल फील्ड एनर्जी भी होगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। तो इसलिए बिना इंटीग्रेशन किए, जैसे अगर ये क्वेश्चन मेरे साथ में पेपर में आता तो मैं इंटीग्रेशन थोड़ी लगाता, मैं बिना इंटीग्रेशन के सीधे सीधे आंसर बोल देता कि भैया इसका जो आंसर है इस क्वेश्चन का वो इसकी सेल्फ एनर्जी है, क्योंकि इंटरेक्शन तो है नहीं। क्या ये बात चमकी आपको? यस सर। पक्की बात है? बोलिए पक्की बात है? Yes, sir. कोई दिक्कत? बोले यार कोई दिक्कत? No, sir. Anybody has any problem? No, sir. चलो एक क्वेश्चन करके दिखाएं तो मैं गंदा सा, जिससे इस बात को हम प्रूव कर दें। Yes, sir. बोलो भाई, कर सकते हैं प्रूव? चलो इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, और अगर इसको बहुत ध्यान से सुनोगे तो सब कुछ क्लैरिटी आ जाएगी तुम्हारे अंदर। ये एक शेल है, कितने रेडियस की? ए रेडियस की। ये एक शेल है कितने रेडियस की? बी रेडियस की। बोलो बात समझ में आती है? Yes, sir. अब देखो मेरा क्वेश्चन क्या है तुमसे, सिंपल सा क्वेश्चन है। दोनों थिन शेल्स हैं, पतली Yes, sir. पतली शेल्स हैं। आपने अंदर वाली शेल पे कितना चार्ज दे रखा है? Q1.
बाहर वाली शेल पे कितना चार्ज रखा है? Q2 Q2 चल जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. आपसे पूछा है क्या लिखिए? Total field energy. Field energy. टोटल Field energy. आराम से 2 मिनट का समय दे रहा हूँ और जुगाड़ नहीं लगानी है। अभी जो जुगाड़ सिखाई है उससे नहीं लिखना आंसर, आपको इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करना है। किसका इस्तेमाल करना है? इंटीग्रेशन का। बोलो बात समझ में आती है? क्या तुम्हें क्वेश्चन क्लियर हुआ बेटा? Yes, sir. बोलो तो हाँ कि ना। अब बेटा मैं तुम्हें ध्यान से एक चीज समझाता हूं। तुम पहले मुझे ये बताओ कि कहां कहां फील्ड एनर्जी होगी। पहले मैं तुम्हें बिल्कुल बेसिक से सिखाता हूं, छोटे बच्चों की तरह। कहां कहां फील्ड एनर्जी होगी बेटा? अंदर वाले के आउटर मोस्ट सरफेस पे। ये बताओ, इस स्पेस में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? No, No, sir. sir. तो No, यहाँ sir. पर कोई फील्ड एनर्जी स्टोर्ड No, no, नहीं sir. है। अब बताओ, इस स्पेस में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? नो सर। Yes, नहीं होगी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर? तो होगी. होगी। दोनों चार्जेस की वजह से होगी कि सिर्फ Q1 की वजह से होगी? Q1. Q1 की वजह से। गॉस लॉ पढ़ा है ना तुमने, याद है कि नहीं? Yes, sir. शेल की फील्ड लिखनी सिखाई थी कि नहीं सिखाई थी बेटा? सिखाई. यस सर। अब किसी बच्चे को अगर क्लियर है तो मैं वो भी समझा देता हूँ कि यहाँ पर जो फील्ड है वो क्यों सिर्फ Q1 की वजह से होगी, वो भी समझ लो बेटा। जैसे मान लो इसके अंदर तुम एक कोई पॉइंट ले लो, इसके अंदर तुम कोई भी एक पॉइंट ले लो। यहाँ पर तुमने एक पॉइंट ले लिया P। बोलो बात समझ में आती है? Yes, sir. Yes, यस sir. सर। मान लो सेंटर से कितनी दूरी पर, आर और मुझे इस P पॉइंट पर क्या लिखना है? इस P पॉइंट पर क्या लिखना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा देखो, पहले Q1 की बात करते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? Q1। तो बच्चे एक बात बताओ सोच के कि ये जो Q1 है इसके लिए P कैसा पॉइंट है? आउटसाइड पॉइंट की इनसाइड पॉइंट? आउटसाइड पॉइंट। तो इसके लिए तो सारा चार्ज उठा के सेंटर पे रख दोगे। Yes, sir. तो कितनी फील्ड आ जाएगी? KQ1 अपॉन। आर Yes. स्क्वायर। लेकिन Q2 के लिए P कैसा पॉइंट है? आउटसाइड पॉइंट की इनसाइड पॉइंट? इनसाइड Inside. पॉइंट। और इनसाइड पॉइंट पे फील्ड कितनी होती है? 0। तो Q2 का कंट्रीब्यूशन कितना होगा इसके अंदर? 0। 0। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? यस। वहीं अगर मैं ये पॉइंट P दोनों के बाहर ले लूं जाके, मान लो मैंने यहाँ पर पॉइंट P ले लिया, तो आप बताओ फील्ड में Q1 कंट्रीब्यूट करेगा कि दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे? दोनों। दोनों। इतनी बात चमकती है कि नहीं चमकती है? यस सर। तो देखो लंबा क्वेश्चन है लेकिन बहुत कुछ सिखा के जाएगा आपको। बताइए कहाँ कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है? Q1 के आउटर में. अच्छा एक और चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, बहुत सारे बच्चे हो सकता है ये पूछ रहे हो कि सर आपने इंडक्शन क्यों नहीं कंसीडर किया। इंडक्शन भी होगा ना इसके अंदर? Yes, sir. यस तो सर। कर लो बेटा, उससे भी लड़ने मत लगना मुझसे। अगर यहाँ Q1 है तो यहाँ कैसा चार्ज आएगा बोलो? माइनस Q1। और बाहर टोटल मिला के Q2 प्लस Q1। ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? यस सर। ये तुम्हें और बेटर तरीके से दिखा देगा। यहाँ प्लस Q1 है और यहाँ माइनस Q1 है, तो इस प्लस और माइनस के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कि नहीं होगी ऐसे करके? यस सर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों चार्जेस की वजह से है कि सिर्फ Q1 की वजह से है? Q1 की वजह से। Q1 की वजह से. तो पहला सवाल, क्या इस स्पेस में कुछ एनर्जी स्टोर्ड होगी बेटा? यस सर। तो एक एनर्जी तो तुम्हें वो निकालनी पड़ेगी, पहले तो वो एनर्जी निकालोगे इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करके। पक्की बात? यस सर। अगला सवाल, ये जो दूसरी वाली शेल है इसके बिल्कुल बाहर अगर मैं चला जाऊं, बाहर मतलब इस स्पेस में बात करूं, यानी कि दूसरी शेल के सरफेस से लेकर इन्फिनिटी तक की अगर मैं बात करूं, तो क्या बेटा यहाँ पर भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? यस सर। ड्यू टू Q1 या ड्यू टू बोथ ऑफ देम? ड्यू टू बोथ ऑफ देम। दोनों की वजह से होगी। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो? यस। और हमें पता है जहां जहां फील्ड होती है वहां वहां क्या होता है? एनर्जी होती है। क्या इतना बात मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो? यस सर। तो बेटा मुझे 2 बार एनर्जी इंटीग्रेट करके कैलकुलेट करनी पड़ेगी। एक बार कौन सी वाली एनर्जी?
जो दोनों के बीच में है, और एक बार कौन सी एनर्जी? 1 plus q. जो बाहर की तरफ है। क्या इतना समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। तो पहले तो मैं तुम्हें इंटीग्रेशन से करके दिखाता हूँ, पूरा गंदा सा आंसर निकालेंगे, और फिर मैं तुम्हें ये सिखाऊंगा कि इंटीग्रेशन से बचा कैसे रह सकता था। बोलो, बात समझ में आ रही है? यस सर। तो तुम्हें दिखेगा कि जो हमने अभी जुगाड़ सिखाई थी तुम्हें, उस जुगाड़ से ये कितना आसान हो जाता। बिना इंटीग्रेशन के एक लाइन में आंसर कैसे लिखते, जिसे हम 2 पेज का इंटीग्रेशन करके निकालने जा रहे हैं। बोलो, बात समझ में आ गई? यस सर। चलो, पहले कौन सी एनर्जी निकालें? भाई, पहले कौन सी एनर्जी निकालें? अंदर वाली। जो अंदर वाली स्पेस में है। बोलो हाँ या ना? यस सर। चलो देखें तुम्हें कितना समझता है। इस अंदर वाली स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है या वेरिएबल है? So constant है. कांस्टेंट है फील्ड? है बेटा, पक्की बात है ये? अंदर वाली स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है? चलो दूसरे तरीके से सवाल पूछते हैं, शायद अभी चमके। एक बात बताओ बेटा, यहां अगर एक पॉइंट ले लें ए और यहां अगर एक पॉइंट ले लें बी, दोनों पे सेम फील्ड होगी? नो सर। क्या होती है फील्ड? के क्यू बाय आर स्क्वायर होती है कि नहीं? बोलो हाँ या ना? Yes sir. यस सर। तो इसका आर और इसका आर सेम है कि अलग अलग है? दिमाग लगाइए। अलग अलग। अलग. तो कैसे बोल रहे हो तुम फील्ड कांस्टेंट है? फील्ड कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? वेरिएबल। वेरिएबल में क्या कर सकते हैं? छोटी सी वॉल्यूम का क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। तो वही अप्रोच। यहाँ से पहले कितनी दूरी पर जाओगे बच्चों, जल्दी बोलो। स्मॉल आर। स्मॉल आर पर जाके क्या मानोगे? पॉइंट। गॉसियन सरफेस। शेल मानोगे। क्या मानोगे? सर। अभी याद है पिछले क्वेश्चन में सिखाया था कंसेप्ट? यस सर। जरा बताएंगे कितने थिकनेस की शेल मानेंगे? इसकी थिकनेस कितनी होगी? डीआर। डीआर। बहुत बढ़िया बच्चों, डीआर की तुमने शेल मान ली। अब ये जो डीआर की शेल है, इसकी वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, वो लिख के मैं क्या कर सकता हूँ बच्चों? इंटीग्रेट। तो बताइए, एनर्जी इन स्मॉल वॉल्यूम डीवी, इस छोटे से वॉल्यूम डीवी में कितनी एनर्जी होगी? ये हो जाएगी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इनटू डीवी। मानते हो कि नहीं मानते हो? यस सर। चलो देखता हूँ कि जाग रहे हो कि सो गए हो। हाफ एप्सिलॉन नॉट। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यहाँ पर? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? के Q1 अपॉन आर स्क्वायर। समझ आया? कितने लोगों को समझ में आता है कि सर आपने ये जो पॉइंट ले रखा है P, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ओनली ड्यू टू Q1? यस सर। क्योंकि जो बाहर वाले चार्जेस है बेटा, उसके लिए तो ये इनसाइड पॉइंट है ना। इनसाइड पॉइंट पे उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। स्क्वायर। और डीवी कैसे लिखते हैं? अभी सिखाया था। डीवी कैसे लिखते हैं? अरे 4 पाई आर स्क्वायर डी आर यार। 4 पाई आर स्क्वायर इसका सरफेस एरिया होगा, डी आर इसकी थिकनेस है। समझ आया कि नहीं आया? Yes sir. कितना आ जाएगा ये सॉल्व करके, जल्दी बोलो। 1/2 kq square by q हाफ kq. एप्सिलॉन नॉट 4 पाई कांस्टेंट है, के स्क्वायर कांस्टेंट है, Q1 स्क्वायर कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन बचेगा 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर का। क्या ये बात समझ में आती है? Yes sir. अब बताओ बच्चों, ध्यान सुनना। आर की लिमिट सही बता दोगे तो मान जाएंगे। आर की लिमिट क्या लगेगी? ए से बी। से r. ए से बी। बेटा मैं किस स्पेस की एनर्जी निकाल रहा हूं? मैं तो सिर्फ इसके बीच वाले इस स्पेस की एनर्जी निकाल रहा हूं कि नहीं? Yes sir. तो इसके लिए आर क्या है? जब अंदर वाले सरफेस पे है तब आर ए के बराबर है, और बाहर वाले सरफेस पे आर बी के बराबर है। ये बात समझ आई कि नहीं आई? Yes sir. तो आर की क्या लिमिट आएगी बच्चे? a to. चलो इसको सॉल्व करो। क्या सारे बच्चों को ये बात आप डायरेक्टली समझ में आती है कि सर इस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से आप एक के काट दीजिए? बोलिए। यस सर। यस सर। अरे यार 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन के लिखा है कि नहीं लिखा है बच्चों? Yes sir. हाँ भाई, 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/r. कहाँ से कहाँ तक? a to b. चलो इस वाले के से के कटा, देखते हैं क्या आता है। के Q1 स्क्वायर अपॉन 2, इधर जब लिमिट रखी जाएगी तो ये हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन बी, माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन ए। कोई दिक्कत वाली बात है क्या आपको? नो सर। के Q1 स्क्वायर अपॉन 2
1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी। बोलो बात समझ में आती है? Yes, sir. लेकिन बेटा एक चीज याद रखना, क्या ये टोटल एनर्जी है? No, sir. दिस इज टोटल फील्ड एनर्जी 1। टोटल फील्ड एनर्जी 1 मतलब ये वो एनर्जी है जो दोनों के, ये दोनों के कहां पर है? Each. बीच में। अब बताओ अपने को अब कौन सी एनर्जी निकालनी है? Even. अब कौन सी एनर्जी निकालनी है? ये तो दोनों के स्पेस के बीच वाली, ये वाली एनर्जी निकाल ली तुमने कि यहाँ कितनी स्टोर्ड है। अब कौन सी एनर्जी निकालनी है? सर बाहर, सबसे बाहर वाली। कि इस सरफेस के बाहर इन्फिनिटी तक भी तो कुछ एनर्जी स्टोर्ड होगी। बोलो हाँ या ना? यस सर। वो एनर्जी भी तो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। यस यस। तो देखो उसका कैलकुलेशन पढ़ते हैं। उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे इस बार मैं चाहता हूं कि आप खुद से थोड़ा सा साथ में दिमाग लगाएं ताकि आपको और क्लैरिटी आए कि क्या कर रहे हैं सर। देखो इधर, अंदर वाली शेल की रेडियस कितनी थी? एक। बहुत ही अच्छी बात है। बाहर वाले शेल की रेडियस कितनी है? यहाँ चार्ज Q1 है, यहाँ कितना चार्ज है? माइनस क्यू। बाहर कितना चार्ज है बेटा? Q1 प्लस Q2। अब मुझे बाहर के स्पेस में फील्ड चाहिए। कहां पर फील्ड चाहिए? बाहर के स्पेस में। तो पहले तो एक बार बताओ, बाहर ये जो पॉइंट P है, ये जो भी पॉइंट P ले लिया मैंने, मान लो सेंटर से कितनी दूरी पर ले लिया? R। इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? बेटा एक बात बताओ, सोचो, अपना दिमाग लगाओ, ये जो P पॉइंट है ये सबके लिए आउटसाइड पॉइंट है कि नहीं है? यस सर। क्या सिखाया था? आउटसाइड पॉइंट में क्या करते हैं? आउटसाइड पॉइंट में सारा चार्ज उठा के कहाँ रख देते हैं? सेंटर पे। तो बताओ सारा चार्ज उठा कर सेंटर पे रखो, कितना चार्ज हुआ सेंटर पे? 0 है, 0 हुआ। सारा रखो बेटा सेंटर पे, Q1 माइनस Q1 ये तो 0 हो गया, लेकिन ये बचा कि नहीं बचा? Q1 प्लस Q2। यस सर। तो अगर सेंटर पे तुमने चार्ज रखा Q1 प्लस Q2 तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के Q1 प्लस Q2 बाय R स्क्वायर आएगी? बोलो हाँ या ना? यस सर। बोलो हाँ कि ना? यस सर। कोई दिक्कत इसमें? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो पता होनी चाहिए ना, तभी तो फील्ड निकालोगे। बोलो क्लियर है? यस सर। अब तो बेटा वही अप्रोच है, पहले इस इलेक्ट्रिक फील्ड को देख के बताओ, ये कांस्टेंट लग रही है कि वेरिएबल है? वेरिएबल है। तो फिर से क्या करना पड़ेगा? R पे जाके क्या मानना पड़ेगा बेटा? चल। इस R पर क्या मानना पड़ेगा बच्चों? सेल। शेल माननी पड़ेगी। R पर मैं शेल मानने जा रहा हूं। कितने थिकनेस की? DR। ये DR थिकनेस की शेल मान लो। अब मैं चाहता हूं कि अगर तुम खुद से अपना दिमाग चलाओ तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि मुझे जो सिखाना था मैंने सिखा दिया ऑलमोस्ट। ये R पे तुम्हारा एक पॉइंट है P, ये तुम्हारे पास शेल है। इस शेल की एनर्जी को लिख के तो इंटीग्रेट करेंगे। बोलो हाँ कि ना? यस सर। यस सर। चलो बेटा लगाओ दिमाग। इस शेल में कितना एनर्जी स्टोर्ड होगा? इस शेल में कितना एनर्जी स्टोर्ड होगा? एनर्जी स्टोर्ड इन स्मॉल वॉल्यूम dV। इसमें कितना एनर्जी स्टोर्ड होगा? जल्दी बोलिए। 7/T² into dV। इंटू dV। इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड क्या यूज करूं? K Q1 plus Q2 upon R square। ये Q1 प्लस Q2 अपॉन R स्क्वायर। मानते हो? यस सर। और dV कैसे लिखेंगे? dV तो वैसे लिखेंगे 4πr स्क्वायर इंटू dr। बोलो यस और नो? यस। चलो दिमाग लगाते हैं। देखो क्या क्या बाहर आ गया। हाफ बाहर आ गया। सर E का, क्या कह रहे हो? सर E का स्क्वायर है। अच्छा E का स्क्वायर है। ओके यस, E का स्क्वायर है, बिल्कुल सही बात है। तो क्या क्या बाहर आ गया? हाफ बाहर आ गया, एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, 4 पाई बाहर आ गया, K स्क्वायर बाहर आ गया, Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर बाहर आ गया। मेरे ख्याल से आपको फिर से दिख रहा होगा 1 अपॉन R स्क्वायर dr का इंटीग्रेशन बच गया। बोलो क्लियर है कि नहीं? यस सर।
बताओ स्मॉल आर की लिमिट, इस बार स्मॉल आर की लिमिट क्या होगी, सोच समझ के बताना बेटा। बी से इंफिनिटी। यस, बी से लेकर, इंफिनिटी। क्योंकि अब तो बेटा मैं इसके सरफेस के बाहर वाला ये वाला जो स्पेस है इसी की एनर्जी कैलकुलेट कर रहा हूँ, बोलो हाँ कि ना। तो क्या लिमिट लगाएंगे इसके लिए, व्हाट विल बी द लिमिट, बी से। अब देखिए इधर फटाफट, ये जो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा हुआ है इसकी जगह आप लिख देंगे 1/k इंटू के स्क्वायर इंटू Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर। इधर इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस का 1/r बी से लेकर इंफिनिटी, ये k से k कट गया, आंसर आ जाएगा k इंटू Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। इधर होगा माइनस का 1/इंफिनिटी माइनस माइनस 1/b, 1/इंफिनिटी तो सबको पता है 0 होता है। क्या आंसर आया जल्दी बोलो। दिस इज टोटल फील्ड एनर्जी, कब, सेकेंड पार्ट जो बाहर वाला पार्ट। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। जल्दी बताओ, मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मुझे बताओ क्या इतनी बात समझ में आई। यस सर। आप बताइए, हाउ व्हाट इज द टोटल फील्ड एनर्जी, टोटल फील्ड एनर्जी कितनी है बेटा। टोटल फील्ड एनर्जी वो है जो TFE1 और TFE2, TFE1 और TFE2 मतलब जो अंदर की एनर्जी थी और जो बाहर की एनर्जी थी उन दोनों को जोड़ देंगे, बोलो हाँ कि ना। अंदर की एनर्जी कितनी थी, अंदर की एनर्जी ये लिखी हुई है मेरे पास, KQ1 स्क्वायर बाई 2 इंटू 1/a माइनस 1/b, याद है इतना। यस सर। और बाहर की एनर्जी कितनी आई है, KQ1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर अपॉन 2b। क्या इतनी बात समझ में आई। अभी इसको यहां नहीं छोड़ना है बेटा, इसको और सॉल्व करना है, देखो ध्यान से। KQ1 स्क्वायर अपॉन 2a माइनस KQ1 स्क्वायर अपॉन 2b, पहली वाली टर्म को तो ऐसे खोल सकते हैं हाँ कि ना। यस सर। और लास्ट वाली जो टर्म लिखी हुई है इसको देखो मैं कैसे खोल रहा हूँ, k/2b Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर हो जाएगा Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर प्लस 2Q1 Q2। क्या ये बात समझ में आई। यस सर। और खोल दो इसे, KQ1 स्क्वायर बाई 2a माइनस Q1 स्क्वायर बाई 2b प्लस KQ1 स्क्वायर बाई 2b प्लस KQ2 स्क्वायर बाई 2b प्लस k इंटू 2Q1 Q2 अपॉन 2b। क्या इतनी बात समझ में आई बच्चों। यस सर। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कट जाएगी, यस। अरे यस, तो क्या ये आंसर आया मेरे पास, यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा। क्या ये आंसर आया कि नहीं आया, बोलो हाँ कि ना। यस सर। ये क्या है, टोटल फील्ड एनर्जी। टोटल फील्ड एनर्जी। बोलो इतनी बात समझ में आती है, जल्दी बताओ क्या इतनी बात समझ में आती है। यस सर। अब मेरी बात सुनो बेटा, यहाँ पर मैंने छोटा तरीका अपनाया है कि लंबा तरीका अपनाया। बहुत लंबा। बहुत लंबा। मैंने क्या किया है, इंटीग्रेट किया है, वो भी 2 बार इंटीग्रेट किया है, एक बार बीच में इंटीग्रेट किया है फिर एक बार सरफेस से बाहर तक इंटीग्रेट किया। क्लियर है कि नहीं। यस सर। अब इसका शॉर्ट ट्रिक क्या हो सकती थी, देखो एक लाइन में आंसर कैसे लिखते। मेरे सामने क्वेश्चन क्या आया था, सारे बच्चे ध्यान से सुनना, तुम्हारे बेसिक्स चेक करूंगा अब मैं। यहाँ पर सब कुछ पढ़ाया हुआ है मैंने क्लास में। ये एक रेडियस की शेल है, और ये कितने रेडियस की शेल है भाई, बी रेडियस की शेल है। क्वेश्चन क्या था, हमने इसे कितना चार्ज दिया था, Q1 और इसे कितना चार्ज दिया था, Q2। अब हम डायरेक्टली कैसे लिख सकते थे, क्या हमसे टोटल फील्ड एनर्जी पूछी थी, बोलो हाँ या ना। यस सर। यस सर। यस और हमें सर। ये सिखाया था कि टोटल एनर्जी के अंदर जितनी भी तरीके की एनर्जी हो वो सारी जोड़ दो, बोलो हाँ या ना।
तो तुम बताओ विदाउट इंटीग्रेशन का इस्तेमाल किए कौन कौन सी एनर्जी जुड़ेंगी इसके अंदर? सर सेल्फ एनर्जी पहली वाली सेल्फ एनर्जी आएगी कि नहीं आएगी? यस सर यस सर, किसकी, एक की कि दोनों की? दोनों के। अंदर वाली शेल है जिसपे तुमने प्लस Q1 का चार्ज दिया है, उसको चार्ज करने में कुछ एनर्जी स्टोर हुई होगी कि नहीं? यस सर वो होगी उसकी सेल्फ एनर्जी, यानी कि सेल्फ एनर्जी ऑफ पहली शेल। प्लस बाहर वाली शेल को भी आपने चार्ज दिया है प्लस Q2, तो उसकी चार्जिंग में भी कुछ एनर्जी होगी, सेल्फ एनर्जी 2। यस और नो? यस सर प्लस सोच के बताइए क्या इसकी कुछ इंटरेक्शन एनर्जी होगी? यस सर यस सर, क्योंकि दोनों चार्जेस एक दूसरे से इंटरेक्ट भी कर रहे हैं। बोलो हाँ कि ना? यस सर तो बताओ व्हाट विल बी सेल्फ एनर्जी 1? बेटा हॉलो शेल है कि नहीं है? हॉलो शेल है। सर के स्क्वायर अपॉन 2 क्या पढ़ाया था? हॉलो स्फीयर की सेल्फ एनर्जी क्या होती है बच्चों? सर के अपॉन KQ² अभी निकाला था ऊपर कि नहीं? यस किसी सर भी हॉलो स्फीयर की सेल्फ एनर्जी होती है KQ²/2R। 2r तो इसका मतलब क्या आएगा? KQ1 का स्क्वायर अपॉन 2 है। बोलो बात समझ में आई? यस सर सेकंड शेल की सेल्फ एनर्जी के Q2 स्क्वायर बाय 2b 2B। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर यस सारा सर, खेल है क्या लिखने का, कैसे लिखें इन दोनों की इंटरेक्शन एनर्जी। पहले तो मुझे एक बात बताओ, क्या वो वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं KQ1Q2/R वाला? यस सर नो सर, नहीं यूज कर सकते बेटा। क्या बताया था? ये फॉर्मूला ये सिर्फ तब point यूज charge होता है के जब लिए। पॉइंट चार्ज होते हैं। याद है? भूल गए? याद है यस, पॉइंट चार्जेस हैं क्या ये? नो सर, तो अगर तुम्हें क्लास नोट्स याद है बेटा, क्लास में जागते रहते हो सोते नहीं, तो याद तुम्हें याद होगा मैंने सिखाया था कि अगर पॉइंट चार्जेस है तब तो ये वाला फॉर्मूला लगाना KQ1Q2/R, और अगर नहीं है तो Q×V लगा देना। याद आया? Yes, sir. एक का पोटेंशियल लिख के दूसरे के चार्ज से क्या कर देना? इनटू मल्टीप्लाई। बोलो हाँ या ना? यस सर तो अब जो बल जल्दी बताओ फटाफट, अंदर वाली शेल की वजह से, अंदर वाली शेल की वजह से बाहर वाली शेल पे कितना पोटेंशियल होगा? KQ1Q2/R। अरे पोटेंशियल, अंदर वाली शेल की वजह से बाहर वाली शेल पे कितना पोटेंशियल होगा? KQ1 by B. KQ1/B। B. कैसे निकाला? देखो, अंदर वाली शेल की वजह से मुझे बाहर वाले पे पोटेंशियल निकालना है, तो कैसे सोचेंगे? अंदर वाली शेल के लिए बाहर वाला जो पॉइंट है, बाहर वाली जो शेल है वो आउटसाइड पॉइंट है। बोलो हाँ या ना? यस सर तो अब बेटा अगर वो आउटसाइड पॉइंट है तो ये सारा का सारा चार्ज मैं कहाँ रख के देख लूंगा? सेंटर पे और अगर मैं इसको सेंटर पे रख के देख लूंगा Q1, तो ये Q1 इस वाली शेल के किसी भी पॉइंट पे, मान लो इस A पॉइंट की बात कर लूं मैं, कितना पोटेंशियल क्रिएट कर रही होगी? KQ1/B। B. बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर तो KQ1/B तो पोटेंशियल हुआ, और आपको क्या सिखाया गया था कैसे लिखते हैं इंटरेक्शन एनर्जी? Q×V। वी तो आपने दिमाग लगाई, आपने पोटेंशियल किसकी वजह से लिखा है? अंदर वाले की वजह से. तो चार्ज किसका मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ? बाहर वाले. तो बाहर वाले का चार्ज और मल्टीप्लाई कर देंगे तो Q2 और मल्टीप्लाई कर देंगे कि नहीं? बोलो हाँ या ना? यस सर इसका मतलब क्या यही टोटल फील्ड एनर्जी एक लाइन में ऐसे लिखी जा सकती थी कि नहीं? यस सर अब अगर आप ध्यान से देखो तो आपने ये जो इंटीग्रेशन करके पूरा माल मसाला निकाला है इतना लंबा चौड़ा, देखो सेम चीज लिखी हुई है, जो ऊपर निकाला है वही नीचे आया। दिख रहा है? दिखा कि नहीं दिखा? दिख रहा है। तो बताओ पेपर में इंटीग्रेशन लगाओगे? नो सर। नो नो सर सर, पेपर में क्या होगा, जब भी टोटल एनर्जी पूछी जाएगी तो क्या करोगे बेटा? सर सेल्फ एनर्जी प्लस इंटरेक्शन एनर्जी जितने भी तरीके की एनर्जीज हैं मौजूद उन सबको जोड़ देना, जितनी भी सेल्फ है वो लिख लेना सारी, जितने भी इंटरेक्शन है वो लिख लेना सारे, सिस्टम की टोटल एनर्जी आ जाएगी। और अगर वो नहीं समझ में आए तो फिर दूसरा तरीका क्या है, ½ ε0 E² × dV लिख के इंटीग्रेट कर देना। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं? Yes, sir. कोई दिक्कत यहां तक बच्चों? नो सर बोलो कोई दिक्कत यहां तक? नो सर। जल्दी बताइए हाँ कि ना? नो सर। नो सर
चलो देखो इधर ध्यान से सुनो। पढ़ो क्या लिखा हुआ है। पढ़ो बच्चों क्या लिखा है। Dipole placed in external electric field. फील्ड। डाइपोल जानते हैं सारे बच्चे। Yes sir. डाइपोल मोमेंट से मुलाकात कराई थी मैंने, याद है। Yes, sir. डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, किस चार्ज से किस चार्ज की तरफ होती है। माइनस Minus से plus. माइनस क्यू से प्लस क्यू। अच्छा डाइपोल लिखते कैसे हैं। Q is equal to Q into 12. Q इंटू 2L। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो। यस सर। पक्की बात है। यस सर। तो अब बेटा मैं सिंपल सा सवाल पूछूंगा, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, दिमाग लगाना है। पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तुम पढ़ चुके हो तो अब चीजें तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जानी चाहिए। देखो इधर, मान लो ऐसे करके एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे दिखाते हैं हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं, पैरेलल लाइन से दिखाते हैं। बोलो हाँ या ना। यस सर। तो यहां मैं लिख देता हूं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, ऐसे दाईं तरफ, बाएं से दाईं तरफ। हमने इसके अंदर एक डाइपोल रख दिया उठा के इस प्रकार से। हमने इस तरफ इसके अंदर क्या रख दिया, डाइपोल, माइनस क्यू और प्लस क्यू। कोई दिक्कत। अच्छा मैंने तुम्हें एक चीज और बोल दी, मैंने कहा ये डाइपोल का सेंटर है। तो आप सबको पता है कि अगर ये डाइपोल का सेंटर है तो ये दूरी भी एल होती है और ये दूरी भी कितनी होती है, एल। आपको ये भी पता है कि सर माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ जो वेक्टर होता है, यानी कि इस वाले वेक्टर की बात कर रहा हूं मैं, माइनस क्यू से प्लस की तरफ ये वाला जो वेक्टर होता है, इसी वेक्टर को हम लोग क्या कहते हैं, बोलो। पी P वेक्टर। vector. तो अपने आप देख के बताओ, ये पी वेक्टर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है? No sir. या इलेक्ट्रिक फील्ड से कुछ एंगल बना रहा है? Angle बना रहे हैं. तो मान लेते हैं कि हमारा ये जो पी वेक्टर है ये इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा है। हमने डाइपोल को ऐसे थीटा एंगल पे रख के छोड़ दिया। हमने डाइपोल को ऐसे थीटा एंगल पे रख के छोड़ दिया। बोलो यहाँ तक बात समझ में आती है? यस सर। अब हमसे पूछा गया बताओ क्या होगा, तुम सोच के बताओ। ये डाइपोल ऊपर जाएगा, मैं तुम्हें 5 ऑप्शन दे रहा हूँ, मैं सिर्फ देखना चाहता हूँ कि तुम कितना अच्छा सोच पाते हो। पहला ऑप्शन, ये डाइपोल ऊपर चला जाएगा, ऊपर की तरफ भाग जाएगा, ठीक है, यानी कि डाइपोल ऐसे ऊपर की तरफ भाग जाएगा। दूसरा ऑप्शन नीचे भाग जाएगा, तीसरा ऑप्शन दाईं तरफ भाग जाएगा, चौथा ऑप्शन बाईं तरफ भाग जाएगा। 4 ऑप्शन तो ये हो गए। 5वां ऑप्शन कि सर ये कहीं नहीं जाएगा, यहाँ खड़े खड़े ऐसे घूमने लग जाएगा क्लॉकवाइज। और छठा ऑप्शन कि सर ये कहीं नहीं जाएगा, यहाँ खड़े खड़े ऐसे घूमने लग जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। और 7वां ऑप्शन कि सर इसके साथ कुछ भी नहीं होगा, ये ऐसे का ऐसा ही पड़ा रहेगा। क्या कहना चाहते हैं? सर क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज घूमेगा, पक्की बात है ये? सर एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। अच्छा अच्छा, ये कौन कह रहा है कि ऊपर नीचे जाएगा? कोई है था? नो सर। क्यों नहीं जाएगा? रीजन, कारण तो बताओ, तब तो माने तुम्हारी बात। सर क्योंकि टॉर्क जनरेट होगा इधर। अरे तो टॉर्क जनरेट होगा बेटा, टॉर्क तो बात की बात है, फोर्स की बात करो पहले। टॉर्क फोर्स से जनरेट होता है ना, ये पता है कि नहीं पता है? यस सर। तो क्यों नहीं जाएगा? मैं तुमसे पूछूं कि राइट की तरफ क्यों नहीं जा रहा है, क्या कारण? अरे बेवकूफ बच्चों, एक बात बताओ, डाइपोल के अंदर कितने चार्ज होते हैं? 2। तो ऊपर वाले पॉजिटिव चार्ज को देखो, इसको देखो पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर फोर्स लगाएगी कि नहीं लगाएगी? बोलो हाँ कि ना। कितनी फोर्स? क्यों? इतना पड़ा है। यस सर। जो नीचे वाला नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे भी फोर्स क्यू ही लगाएगी, लेकिन आगे लगाएगी कि पीछे लगाएगी? पीछे।
आपने इतना पढ़ा है ना कि नेगेटिव चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगती है, बोलो हाँ कि ना। Yes, sir. तो अब अपने आप देखो बेटा, इस डाइपोल के ऊपर एक फोर्स QE आगे की तरफ लग रही है, एक फोर्स QE पीछे की तरफ लग रही है, तो नेट फोर्स कितनी लग रही है इसके ऊपर? 0 लग रही है। यानी कि इस पे जो नेट फोर्स है वो लग रही है 0। तो ना ये आगे जाएगा ना ये किधर जाएगा। तो पहला इंपॉर्टेंट रिजल्ट, जब भी हम किसी डाइपोल को उठा के एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पटक देते हैं तो उस पे नेट फोर्स कितना होता है? 0। लेकिन बेटा अगर तुमने कक्षा 11 पढ़ी है तो ध्यान से सोचो, ये जो दोनों फोर्सेस हैं इनका नेट फोर्स तो 0 है, पर क्या तुम्हें ये खुद से फील हो रहा है कि सेंटर के अबाउट ये एक टॉर्क जनरेट करेंगे? Yes, sir. आघूर्ण बोलते हैं जिसको, पढ़ा है आघूर्ण? Yes, sir. Yes, sir. क्या जनरेट करेंगे सेंटर के अबाउट ये? टॉर्क। अरे एक बात बताओ, अच्छा खुद से सोचो एक चीज, एक पेंसिल लो ऐसे करके, ऐसे करके एक पेंसिल लो और अपने आप दिमाग लगाओ बेटा, अगर इस पेंसिल पे मैं इधर से इधर फोर्स लगा दूं और इधर इधर फोर्स लगा दूं ऐसे करके, तो ये पेंसिल ऐसे करके घूम जाएगी कि नहीं घूम जाएगी? Yes, sir. सोच पा रहे हो कि नहीं? हाँ। एक पेंसिल ऐसे रखूं मैं और पेंसिल पे ऊपर से ऐसे फोर्स लगा दूं, नीचे से ऐसे लगा दूं, तो पेंसिल घूम जाएगी कि नहीं घूम जाएगी? सर घूम जाएगी। इसका मतलब यहाँ पर क्या जनरेट हो रहा है सेंटर के अबाउट? जल्दी बोलिए। टॉर्क। टॉर्क जनरेट हो रहा है। और वो टॉर्क कैसे घुमा रहा है इस डायपोल को? एंटी क्लॉकवाइज की क्लॉकवाइज? Clockwise. Clockwise. ये फोर्स भी इसे क्लॉकवाइज घुमा रही है और ये फोर्स भी इसे क्लॉकवाइज ही घुमा रही है, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, बोलो हाँ कि ना। यस यस। तो बताओ, आपसे मैं पूछूं व्हाट इज द टॉर्क जनरेटेड? सर टॉर्क मतलब बेटा टॉर्क को आघूर्ण बोलते हैं। है? आघूर्ण क्लास 11th में पढ़ा था। यस सर। क्या? क्लास 11th में नहीं पढ़ा है? रोटेशन चैप्टर में नहीं पढ़ा है? अरे सर हिंदी में। बेटा हिंदी में आघूर्ण बलाघूर्ण बोलते हैं। सर ये क्या है? नाम याद है नहीं? आप लोगों ने कभी बलाघूर्ण नाम नहीं सुना है? किसी ने ये नहीं सर सुना है? पढ़ा है, सब पढ़ा है। पढ़ा है ना? पढ़ा है सर। आई होप पढ़ा होगा बेटा कक्षा 11 में, है ना भाई? यस सर। टॉर्क जो जनरेटेड है अबाउट सेंटर, ये सेंटर के अबाउट जो टॉर्क जनरेटेड है वो कैसे निकालेंगे? तो मेरे ख्याल से बेटा अगर तुम लोगों ने कक्षा 11 में पढ़ा है तो तुम सबको इतना पता होगा, टॉर्क निकलता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, याद है? Yes, sir. फोर्स को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? तो जरा ध्यान से देखना, टॉर्क का सिंबल ये होता है, क्या बोलते हैं इसको? कोई बता पाएगा मुझे? Tau. Tau. फोर्स को Tau. किससे मल्टीप्लाई करना है? सर Perpendicular distance. तो जरा ऊपर वाली फोर्स को देखिए, ध्यान से देखिएगा, ऊपर वाली ये जो फोर्स है QE, अगर मैं इस लाइन को ऐसे पीछे लेके आऊं ऐसे करके, तो सेंटर से ये जो दूरी है, ये वाली सेंटर से ये वाली जो दूरी है, यही इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, बोलो हाँ या ना? यस सर। और अगर तुम्हारे अंदर दिमाग है तो तुम्हें दिख रहा है ये L sin थीटा है? यस सर। दिख रहा है कि नहीं? सर दिख तो बताओ फोर्स कितना है? कितना फोर्स है? फोर्स कितना है बच्चों? QE। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस L sin थीटा। लेकिन क्या ये टोटल टॉर्क हुआ या मैंने कुछ छोड़ दिया? सर नीचे की डिस्टेंस नहीं लिखी ना। अभी तो मैंने सिर्फ ऊपर वाली फोर्स का टॉर्क लिखा है, ऐसी एक टॉर्क नीचे वाली फोर्स का भी आएगा कि नहीं आएगा? तो अपने आप दिमाग लगाओ बेटा, जो नीचे वाली फोर्स है उसके लिए भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा, ये वाली दूरी होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एंड आई होप आपको इतनी बात तो समझ में आनी चाहिए कि सर अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा है। समझ आया कि नहीं आया? यस यस। तो ये दूरी भी कितनी हो गई बेटा, जल्दी बोलो? sin थीटा। तो इसका टॉर्क भी QE इंटू L sin थीटा हुआ, यानी कि टोटल टॉर्क निकालने के लिए आप इसको किससे गुणा कर सकते हैं? 2 से। 2 से क्यों गुणा कर दिया? जितना टॉर्क ऊपर वाली फोर्स का है उतना ही टॉर्क नीचे वाली फोर्स का है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। अब एक काम करो बेटा, टाउ बराबर, ध्यान से देखना, इसको मैंने ऐसे लिखा 2QL E sin थीटा। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ?
Yes, sir. बताओ मुझे जो भी तुमने पढ़ा लिखा है। ये क्या लिखा हुआ है? P. ये हो गया डाइपोल ई, और ये क्या हो गया? Sin theta. साइन थीटा। इतनी बार चमकी कि नहीं चमकी? Yes, sir. तो बेटा कितना टॉर्क आया जल्दी बताओ? P sin theta. पी साइन थीटा। और अगर क्लास 11th में क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ के आए हो तो इतना पता है पी साइन थीटा इज नथिंग बट पी क्रॉस ई। Yes, sir. क्रॉस प्रोडक्ट पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? पढ़े। तो बेटा जो टॉर्क हो गया वो किसके बराबर हो गया? ई क्रॉस। E. इसका मतलब क्या है? यहाँ से दो चीजें सिखा रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनो। इसका मतलब हमने पहली चीज क्या सीखी कि जब भी हम डाइपोल को उठा के एक फील्ड में रखेंगे तो उसमें फोर्स कितनी लगेगी? नेट फोर्स 0, लेकिन उसके ऊपर एक टॉर्क लगेगा। और कितना टॉर्क लगेगा? पी क्रॉस E. ई। अब मुझे एक बात बताइए, जरा मैं चेक कर लेता हूँ कि आपको टॉर्क की डायरेक्शन निकालनी आती है कि नहीं आती। तो जरा मुझे एक बात बताओ बेटा कि अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या होगी? अंदर की ओर। अंदर की ओर होगी। इतना पढ़ा है आपने? इतना पढ़ा होगा। ए पे हाथ रख के किसकी तरफ हाथ घुमाते हैं बच्चों हम लोग? B की तरफ। तो ए पे हाथ रख के जब ए से बी की तरफ घूमोगे तो कैसे घूम रहे हो? कैसे घूम रहे हो? Clockwise. क्लॉकवाइज। इतना सबको समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. तो अब बेटा ऊपर फिगर में देखो, ये जो टॉर्क है ये है पी क्रॉस ई। तो फिगर को देखो, पी क्रॉस ई का क्या मतलब है? पी वेक्टर तुम्हें दिख रहा है फोटो में बिल्कुल साफ साफ, और ई भी तुम्हें दिख रहा है बिल्कुल साफ साफ। ई वेक्टर में यहाँ बना देता हूँ ताकि तुम्हें और साफ दिखने लग जाए। इसको तुम एक तरीके से ई वेक्टर मान लो। यही ई वेक्टर हो गया कि नहीं हो गया? बोलो हाँ कि ना। तो करो पी क्रॉस ई। जब पी क्रॉस ई करोगे यानी कि पी से ई की तरफ जाओगे तो कैसे जा रहे हो? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? Clockwise. क्लॉकवाइज। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? Yes, sir. यानी कि एक बार बताओ मुझे, सिर्फ इस फिगर को देख के एक बार बताओ कि ये जो फील्ड है, जो फील्ड इस पे टॉर्क लगा रही है, ये टॉर्क क्या कोशिश कर रहा है? ये यही तो कोशिश कर रहा है। क्या तुम इतना सोच पा रहे हो कि ये कोशिश ये कर रहा है कि इस डाइपोल को घुमा के फील्ड के पैरेलल कर दे? बोलो बात समझ में आती है? Yes, sir. यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि मान लो ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड है, तुमको ये बात समझ में आनी चाहिए। ऐसे करके क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड। टेल मी, अगर इसमें ऐसे करके मैं डाइपोल रख दूं P किसी एंगल पे, किस एंगल पे? तो ये फील्ड इस पे क्या लगाना शुरू कर देगी? टॉर्क। और क्यों लगाएगी टॉर्क? क्योंकि फील्ड ये कोशिश करेगी कि मैं इस डाइपोल को घुमा के क्या कर दूं? अपने पैरेलल लेके। अपने पैरेलल कर लूं। यानी कि आपको सबको ये बात समझ में आता है कि ये फील्ड इस डाइपोल को ऐसे घुमाएगी क्लॉकवाइज। चमका ये बात कि नहीं चमका? Yes, और yes, जब ये ऐसे करके घुमाएगी इस डाइपोल को तो टॉर्क कितना हो जाएगा? टॉर्क क्लॉकवाइज लगेगा और डाइपोल घूम के फील्ड के पैरेलल हो जाएगा। बोलो बात समझ में आती है? yes, sir. अच्छा एक और चीज सोचो आराम से, जब ये डाइपोल इसके पैरेलल हो गया, जब डाइपोल इसके पैरेलल हो गया, क्या आपको समझ में आता है थीटा कितना हो चुका है? 0. तो इस पर्टिकुलर केस में टॉर्क कितना लग रहा होगा? 0. Max. P vector cross R. पी क्रॉस ई। पी क्रॉस ई मतलब पी ई साइन 0 डिग्री। बात समझ में आई कि नहीं आई? साइन 0 0 होता है बेटा। यानी कितना टॉर्क लग रहा है? 0। यानी कि फील्ड ने उस डाइपोल को घुमाया, घुमा के अपने पैरेलल कर लिया। एक बार पैरेलल कर लिया उस पर टॉर्क लगना बंद हो गया बेटा। बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. तो जब हम आगे बेटा कैपेसिटर पढ़ेंगे ना, वहां इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल होगा, तो इसको बहुत अच्छे से याद रखना। मैं आपसे कुछ स्टेटमेंट पूछ रहा हूँ, जल्दी जल्दी बताइए ट्रू और फॉल्स। पहला स्टेटमेंट, जब भी हम किसी डाइपोल को फील्ड में रखते हैं तो वो फील्ड उसके ऊपर एक नेट फोर्स लगाती है। True. है? False. फील्ड नेट फोर्स लगाती है? Net 0 है। नेट No, फोर्स sir. तो 0 होती है ना बेटा। बोलो हाँ कि ना। Yes, sir. दूसरा स्टेटमेंट, जब भी हम किसी डाइपोल को किसी फील्ड में रखते हैं तो वो फील्ड उस पे एक टॉर्क लगाती है। यस सर। और वो टॉर्क कोशिश करता है कि डाइपोल को घुमा के फील्ड के अपोजिट कर दे। No, sir. रॉन्ग। No, false. वो क्या कोशिश करता है? डाइपोल को घुमा के क्या कर ले? पैरेलल। पैरेलल कर दे, उसको फील्ड की डायरेक्शन में ले आए। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई?
Yes, sir. बोलो भैया, पक्की बात है? Yes, sir. कोई भी दिक्कत? No, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो एक सवाल पूछ लो तुमसे। Yes, sir. चलो देखे तुम्हारे अंदर कितना दिमाग है। क्या आप लोगों ने ये शब्द सुना है? पहले तो इस शब्द को बताइए, इस शब्द से मुलाकात हुई है आपकी? यस सर। क्या लिखा है? इक्विलिब्रियम। क्या मतलब होता है इक्विलिब्रियम का? Net force 0. सर एफ नेट 0 होता है। एफ नेट 0 होता है बेटा। सिर्फ एफ नेट 0 को इक्विलिब्रियम नहीं कहते हैं। जब एफ नेट 0 होता है, एफ नेट 0 का मतलब होता है कि अब बॉडी किसी भी डायरेक्शन में चलेगी नहीं, लीनियर मोशन नहीं करेगी। लेकिन अगर टॉर्क 0 है तब भी तो इक्विलिब्रियम है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, तब वो घूमेगी नहीं। नहीं आई बात समझ में? Yes, sir. संतुलन की अवस्था बोलते हैं ना इसको, पढ़ा है कि नहीं? पढ़ा है सर। यस सर। तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बॉडी पर नेट फोर्स कितनी है, बोलो? 0. और नेट टॉर्क कितना है? 0. क्या यहाँ तक बात समझ में आती है? Yes, sir. अब मैं तुमसे 2 सवाल पूछ रहा हूँ, मेरे को सिर्फ इन सवाल का जवाब दे दो सोच समझ के। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। और हो सकता है ये शब्द आपने पहले ना सुने हो, तो नहीं सुने हो तो मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि मैं इनका मतलब भी फिर आपको डिटेल में समझाऊंगा। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, और ये भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। पहले केस में हमने क्या किया है? पहले केस में हमने डाइपोल को ऐसे रखा है इस डायरेक्शन, और दूसरे केस में हमने डाइपोल को ऐसे रखा है अपोजिट डायरेक्शन। बोलो बात समझ में आती है? Yes. सोच के बताओ किस केस में ये इक्विलिब्रियम में है? सब पहले वाले में। फर्स्ट केस पे। आराम से सोच के बताना, मैंने कहा था बकवास नहीं करनी है, सोच लो आराम से। Second case. So second case. बोलो भाई किस केस में 0 है? First. पहले में इक्विलिब्रियम है कि दूसरे में इक्विलिब्रियम है? सब पहले में भी है। पहले में इक्विलिब्रियम। और किसी को कुछ कहना है? दूसरे में भी होता है, पहले में भी होता है। Exactly. बेटा दोनों में इक्विलिब्रियम है। दिमाग तो लगाते ही नहीं है सर हम लोग। चलो इधर देखो, पहले वाले केस में टॉर्क निकालते हैं। देखो मैं दिखाता हूँ तुम्हें, ध्यान से सुनो। टॉर्क क्या होता है? टॉर्क अभी पढ़ाया गया था P क्रॉस E, इतना मानते हो कि नहीं मानते हो? Yes, sir. P E sin थीटा। पता ना पहले केस में क्या एंगल है डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में? 0 डिग्री। तो ये हो जाएगा P E sin 0 डिग्री। sin 0 कितना होता है बच्चों? 0 तो टॉर्क कितना आ रहा है? 0 दूसरे वाले केस में देखते हैं। दूसरे वाले केस में जब तुम टॉर्क निकालने जाओगे तो P E sin, क्या तुम्हें दिख रहा है अब एंगल 180 डिग्री है? Yes, sir. यस सर। साइन 180 भी तो 0 ही होता है कि नहीं होता है? यस सर। तो टॉर्क दोनों केस में कितना आ रहा है? 0 और फोर्स लगेगी या ये हमें ऑलरेडी पता है कि फोर्स तो फील्ड लगाती ही नहीं है, फोर्स तो वैसे भी 0 होती है। बोलो आया ना? Yes, sir. तो फोर्स चेक करने की तो जरूरत ही नहीं है, ये तो रिजल्ट ही है कि फील्ड फोर्स लगाती ही नहीं है। फील्ड तो नेट फोर्स हमेशा 0 ही लगाती है, टॉर्क लगाती है फील्ड। लेकिन क्या दोनों ही केस में टॉर्क 0 है? बोलो हाँ या ना? यस सर। यानी कि यहाँ पर भी डाइपोल किस में है? Equilibrium. और यहाँ पर भी किस में है? इक्विलिब्रियम। यानी कि दोनों ही केस में संतुलन की अवस्था में है। हाँ या ना? बोलो हाँ कि ना? यस सर। अब बेटा मैं जो सवाल पूछने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना, ठीक है ना? क्या तुमने ये शब्द सुने हैं, पढ़े हैं कि कौन सा इक्विलिब्रियम स्टेबल है और कौन सा अनस्टेबल है? स्थिर संतुलन और अस्थिर संतुलन पढ़ा है? नो सर।
स्थिर संतुलन और अस्थिर संतुलन पता है तो बताओ, नहीं पता है तो बताओ। सर नहीं नो पता है। सर। नहीं पता है तो पहले उसका मतलब समझाते हैं, ध्यान से सुनना बेटा। स्थिर और अस्थिर का मतलब क्या होता है, देखो इधर दो तरीके के इक्विलिब्रियम होते हैं, होते तो तीन तरीके के हैं बेटा, चलो मैं तीनों ही बता देता हूँ। पहला तरीका क्या होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। सारे बच्चे ध्यान से सुनिएगा, ये कॉन्सेप्ट बहुत इस्तेमाल होगा आगे। दूसरा इक्विलिब्रियम क्या होता है, अनस्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और तीसरा क्या होता है, न्यूट्रल न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम को बोलते हैं स्थिर संतुलन, अनस्टेबल को बोलते हैं अस्थिर संतुलन। बोलो बात समझ में आती है? यस सर बोलो हाँ कि ना। यस सर। अच्छा, अब मैं जो तुमसे पूछ रहा हूँ वो तुम बताना मुझे सोच के, ठीक है? मैं एक सिंपल से एग्जांपल देता हूँ तुम्हें, शायद तुम्हें उससे समझ में आए। जैसे मान लो सुबह का 5 बज रहा है और सुबह के 5 बजे तुम अपनी चद्दर में बिल्कुल बढ़िया से सो रहे हो, बढ़िया तुमने एसी चला रखा है, बढ़िया एकदम सो रहे हो, बहुत अच्छी सी नींद आ रही है, ठीक है ना, सपना देख रहे हो बढ़िया सब। क्या तुम संतुलन की अवस्था में हो? अरे क्या तुम संतुलन की अवस्था में हो? क्या तुम इक्विलिब्रियम में हो? यस सर। हो ना? Yes. इक्विलिब्रियम में मजे से बैठे हुए हो, बोलो सो रहे हो, हाँ या ना? यस अब सोचो, अगर कोई तुम्हारा दोस्त आके तुम्हारी चद्दर को खींच ले, यस सर या तुम्हें उठाने की कोशिश करे, तो तुम क्या करोगे? अनस्टेबल तो तुम क्या करोगे? तुम यही तो करोगे कि दोबारा चद्दर ओढ़ के सो जाओगे, बोलो हाँ या ना? यस सर। बस इसी को स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। स्टेबल का मतलब क्या है कि अगर कोई इक्विलिब्रियम से हटाने की कोशिश करे, अगर कोई भी चीज इक्विलिब्रियम से हटाने की कोशिश करे तो हमारी जो बॉडी है वो वापस उस इक्विलिब्रियम की तरफ आने की कोशिश करेगी, वो वापस उसी इक्विलिब्रियम की तरफ आने की कोशिश करेगी। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। अब तुम सोचो, दूसरा एग्जांपल सोचो। मान लो तुमको मम्मी पापा ने डांट के जबरदस्ती पढ़ाई करने के लिए बिठा रखा है ना, और बाहर तुम्हारे दोस्त खेल रहे हैं और तुम जबरदस्ती पढ़ाई करने के लिए बैठे हुए हो, और जबरदस्ती बैठे हुए हो, तुम्हें पता है कि यहाँ से हटूंगा तो पिटूंगा, है ना? लेकिन अभी तुम्हारा कोई दोस्त आया और तुमको बोले चल 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 खेलने चलते हैं, तेरे मम्मी पापा नहीं देख रहे हैं, चल खेलने चलते हैं। जब वो बोलेगा तो तुम क्या लौट के पढ़ाई की तरफ आओगे कि भाग जाओगे खेलने? भाग जाएंगे ऑब्वियसली बात है, भाग जाओगे। इसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल का मतलब कि अगर कोई इक्विलिब्रियम से हटाए तो बॉडी इक्विलिब्रियम की तरफ वापस ना आए, उससे दूर भाग जाए, जितना दूर भाग सकती है उतने दूर भाग जाए। बोलो बात समझ में आ रही है? यस सर। इसका क्या एग्जांपल हो सकता है सर? रियल लाइफ एग्जांपल दीजिए। तो रियल लाइफ एग्जांपल इधर देखिए, कटोरी देखिए आप सब, यस सर कढ़ाई देखिए, कढ़ाई देखिए, कढ़ाई जिसमें खाना बनता है, यस यस। ये बेटा एक कढ़ाई है। क्या है ये? कढ़ाई। और एक बार कढ़ाई को मैंने कैसे रख दिया है? उल्टा। अब आराम से सोचो, यहाँ पर एक बॉल पड़ी हुई है छोटी सी, इस कढ़ाई के अंदर एक बॉल पड़ी हुई है, और एक बार ये बॉल ऐसे रखी हुई है उल्टी कढ़ाई के ऊपर। तुम पहले केस को सोच के बताओ, अगर ये बॉल ऐसे पड़ी हुई है, जितना पूछ रहा हूँ उतना बताना, क्या ये इक्विलिब्रियम में है? यस सर। अब तुम सोचो, अगर मैं अपनी उंगली से इस बॉल को हल्का सा हिट करूं, जैसे मान लो मैं अपनी उंगली से इस बॉल को ऐसे करके हिट करूं, ऊपर की तरफ मारने की कोशिश करूं, तो क्या ये बॉल घूम के वापस इधर आने की कोशिश करेगी कि नहीं करेगी? करेगी। यानी कि बॉल वापस आने की कोशिश कर रही है अपने इक्विलिब्रियम की तरफ, अगर कोई उसे उसके इक्विलिब्रियम से हटा रहा है तो। यानी कि कैसा इक्विलिब्रियम हुआ बेटा? स्टेबल। दूसरे केस में सोचो, अब अगर मैं यहाँ पर अपनी उंगली से इस बॉल को हिट करूं और इस बॉल को हटाऊं, तो ये बॉल वापस आएगी कि दूर भाग जाएगी? दूर चली जाए। ये तो और दूर चली जाएगी, जितना दूर जा सकती है। मानते हो कि नहीं मानते हो? ऐसे इक्विलिब्रियम को क्या कहते हैं? अनस्टेबल। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। और न्यूट्रल का मतलब देखो क्या होता है। न्यूट्रल का मतलब होता है कि अगर कोई बॉडी को इक्विलिब्रियम से हटाए तो ना तो वो वापस आने की कोशिश करे, ना वो दूर जाने की कोशिश करे, वो अपनी जगह से हटके दूसरी जगह पे जाके इक्विलिब्रियम में आ जाए।
वो अपनी जगह से हट के क्या करे, किसी दूसरी जगह पे जाके इक्विलिब्रियम में। जैसे मान लो इस कढ़ाई की जगह मान लो एक फ्लैट सरफेस होता और इस फ्लैट सरफेस पे एक बॉल ऐसे पड़ी होती, ऐसे करके बॉल पड़ी होती। ये जो बॉल पड़ी हुई है क्या इक्विलिब्रियम में है बच्चों? जल्दी बोलो हाँ या ना। Yes, sir. अब अगर इस बॉल को मैं हल्के से हिट कर दूं, हल्के से अपनी उंगली से हिट कर दूं, तो ये बॉल क्या करेगी? ये बॉल थोड़ी दूर आगे जाएगी, यहाँ जाके इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। नहीं आई बात समझ में? Yes, sir. ये कैसा इक्विलिब्रियम कहलाएगा? न्यूट्रल। Neutral. न्यूट्रल। क्या इतनी बात चमक रही है तुमको कि नहीं चमक रही है? बोलो हाँ कि ना। Yes, sir. और इतना याद रखना बच्चों, क्योंकि तुम लोगों ने पढ़ा नहीं है तो इसको मैं बता देता हूँ। स्टेबल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है? मिनिमम पोटेंशियल। एनर्जी। जहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो? मिनिमम। यहाँ पर क्या होगी? मैक्सिमम। मैक्सिमम पोटेंशियल। अगर एनर्जी से कभी इक्विलिब्रियम देखना हो, हालांकि तुम्हें अभी एनर्जी से नहीं देखना है, अगर एनर्जी से इक्विलिब्रियम देखना हो तो उसको मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पे स्टेबल और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी पे क्या? अनस्टेबल। इतनी बात समझ में आई? Yes, sir. चलो वापस अब अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं और अब लगाना पड़ेगा हमें दिमाग। ध्यान सुनो ध्यान सुनना। मैंने दो कंडीशन तुम्हारे सामने रखी और मैंने बोला दोनों ही इक्विलिब्रियम है, हाँ कि ना? Yes, sir. क्योंकि दोनों ही केस में टॉर्क कितना लग रहा है? 0. लेकिन मुझसे सवाल पूछा गया कि बताओ इसमें से कौन सा स्टेबल है और कौन सा अनस्टेबल। तो मैं कैसे सोचूंगा? तो अभी अभी बेटा मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया था कि जब भी मैं डाइपोल को फील्ड में रखता हूं, फील्ड क्या कोशिश करती है? उस पर टॉर्क लगा के क्या करने की? रोटेट करने की। रोटेट करके कैसे लेके आने की उसको? अपने पैर में। पैरेलल। तो पहला वाला केस देखो ध्यान से। अगर पहले वाले केस में तुम इसे हटाते हो, मैं जो दिखा रहा हूँ सारे बच्चे ध्यान से, मान लो पहले वाले केस में मैंने इस डाइपोल को यहाँ से हटाया और यहाँ से इसे क्लॉकवाइज हटाया या एंटी क्लॉकवाइज हटाया। मान लो मैंने ऐसे हटाया इस तरीके से, मतलब मैंने इस डाइपोल को ऐसे कर दिया, ऊपर की तरफ घुमा दिया। क्या इतनी बात समझ में आई? Yes, sir. अगर मैं इसको ऊपर की तरफ घुमाऊंगा तो तुम सोच के बताओ, फील्ड इसे वापस लेके आएगी कि नहीं लेके आएगी? क्योंकि तुम अगर इसे ऊपर हटाने की कोशिश करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर टॉर्क लगाना शुरू करेगी और वो टॉर्क तो क्लॉकवाइज लगेगा। अभी अभी पढ़ा था अपन ने, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. यानी कि इक्विलिब्रियम से हटाए जाने पर क्या ये इक्विलिब्रियम की तरफ वापस लौट के आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। कैसा इक्विलिब्रियम हुआ? Stable. अब दूसरा वाला केस खुद से सोचो बच्चों। बेटा फील्ड को करना क्या होता है? फील्ड को डाइपोल के अपने क्या करना होता है? पैरेलल करना होता है। मानते हो कि नहीं मानते हो? Yes, sir. तो अब देखो क्या होगा। दूसरे वाले केस में अगर तुमने इस डाइपोल को हल्का सा घुमाया, मान लो मैंने हल्का सा ऐसे क्लॉकवाइज घुमा दिया, हल्का सा ऐसे क्लॉकवाइज घुमा दिया, ऐसे कर दिया ऐसे, जैसे ही मैं इसको क्लॉकवाइज घुमाऊंगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी? इसे वापस लेके आएगी? नो सर। इलेक्ट्रिक फील्ड इसे और घुमाएगी, पूरा ऐसे 180 डिग्री तक घुमा के ले जाएगी, कहेगा आजा बेटा, घुमा के मैं तुझे क्या कर लेता हूँ अपने, बोलो, यानी कि वो उसको ऐसे घुमा के ऐसा कर देगी। क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? Yes, sir. यानी कि सोच के बताइए, थोड़ा सा हटाने पर ये लौट के आया कि और दूर भाग गया? और दूर भाग गया। कैसा इक्विलिब्रियम? Unstable. अनस्टेबल, अस्थिर संतुलन। क्या ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? Yes, sir. तो आज के बाद कहीं पर भी स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बातें होंगी तो आप समझा पाएंगे क्या स्टेबल होता है और क्या अनस्टेबल होता है? यस सर। Yes, sir. बहुत ही अच्छी बात। कोई दिक्कत? बोलो कोई दिक्कत? No, sir. चल अब एक और कॉन्सेप्ट हमको पढ़ना है जो डाइपोल का आखिरी कॉन्सेप्ट है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको क्या बोलते हैं? हाँ भैया क्या लिखा है? पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल प्लेस। पहले पढ़िए क्या लिखा हुआ। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल प्लेस्ड इन। बेटा इतने टाइम से हम लोग साथ में पढ़ रहे हैं तो ये चीज मैंने कम से कम 10-15 बार क्लास में बोली होगी। मेरे ख्याल से अब तक तुम्हारे
हमारे दिमाग में बैठी भी होगी कि जब भी हम किसी भी चीज पर एक्सटर्नल एजेंट कोई वर्क करता है, जैसे मान लो किसी भी चीज पर हम कोई वर्क करें तो वो उसमें एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ये मानते हो कि नहीं मानते? यस सर। ये बताया मैंने, सेल्फ एनर्जी में भी बताया था ना यार, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस तो हम यहाँ पर किसकी एनर्जी निकालने जा रहे हैं? डाइपोल की एनर्जी निकालने जा रहे हैं। मानते हो कि नहीं मानते हो? आपने हेडिंग पढ़ो ना, हेडिंग में क्या लिखा हुआ है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। डाइपोल। तो मैं डाइपोल की एनर्जी निकाल रहा हूँ। तो डाइपोल के अंदर एनर्जी आई कैसे होगी? डाइपोल के अंदर एनर्जी ऐसे ही आएगी कि किसी ना किसी चीज ने डाइपोल पे क्या किया होगा? वर्क किया होगा। किसी ना किसी ने डाइपोल पे क्या किया होगा? वर्क। अब क्यों किया होगा, कैसे किया होगा, मैं अपने आप समझाता हूँ, ध्यान दो। पहले तो तुम ये समझो कि डाइपोल के अंदर पोटेंशियल की आई कैसे। एंड आई एम श्योर कि अगर तुमने पिछला आर्टिकल ध्यान से सुना है तो तुम्हें यहाँ से खुद से समझ में आएगा। जितना पूछूंगा सिर्फ उतना जवाब देना। ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और ऐसा मान लेते हैं, ऐसा हम लोग मान लेते हैं कि मेरे पास एक डाइपोल ऐसे पड़ा हुआ है, ये प्लस ये माइनस। डाइपोल फील्ड से कितना एंगल बना रहा है? थीटा 1। क्या क्या लिखा हुआ है पढ़िए। बोली मानते हैं आप कि नहीं मानते? बोलो बेटा, हाँ कि ना? यस सर। अब मुझसे कहा क्या गया है, ध्यान से सुनना। मुझसे कहा गया है कि भैया इसका ये जो एंगल है ना थीटा 1, इसको बढ़ा के कितना कर दो? थीटा 2। इसको बढ़ा के कितना कर दो? थीटा। यानी कि इसको इनिशियल पोजीशन से फाइनली इस पोजीशन पे ले जाओ। बोलो बात समझ में आती है कि नहीं आती? यस सर। आप में से कितने लोगों को ये बात खुद से समझ में आती है कि सर ऐसा करने के लिए हमको वर्क करना पड़ेगा? यस 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 सर। क्यों करना पड़ेगा? उसी डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं उसे। अरे बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड इसे किधर घुमाना चाह रही थी? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। तुम इसे क्लॉकवाइज घुमा रहे हो कि उसके अगेंस्ट उल्टा घुमा के लेके जा रहे हो? उल्टा। तुम उल्टा घुमा रहे हो। भैया इलेक्ट्रिक फील्ड कह रही है कि मैं इसे क्लॉकवाइज घुमाऊंगी, तुम कह रहे हो कि नहीं मैं इसे उल्टा घुमाऊंगा। तो जब तुम्हें उल्टा घुमाना है तो वर्क करना पड़ेगा कि नहीं? बोलो हाँ या ना? यस यस सर। और वो जो वर्क हम करेंगे इसको उल्टा घुमाने में, वो वर्क इसके अंदर किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा बेटा? एनर्जी। एनर्जी की फॉर्म में। और वही वर्क क्या कहलाएगा? इसकी पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी। बोलो बात समझ में आती है कि नहीं आती? यस सर। यस सर। अच्छा, दूसरी चीज, एक चीज आप याद रखेंगे कि जब मैं इसको इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक लेके जा रहा हूँ, जब मैं इसको ऐसे लेके जा रहा हूँ, ये चीज मैंने पहले भी समझाई थी, अब मुझे तुम समझाओगे मैं कैसे लेके जा रहा हूँ? स्लोली। स्लोली का मतलब इन इक्विलिब्रियम। स्लोली का मतलब कैसे लेके जा रहा हूँ बेटा? इन इक्विलिब्रियम। कोई मुझे समझा सकता है ऐसा क्यों? सर ताकि इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी में चला जाए। एग्जैक्टली। बेटा एक बात बताओ, ये मैंने पहले भी समझाया था, आज आखिरी बार समझा रहा हूँ। एक्सटर्नल एजेंट जो भी वर्क करता है वो बॉडी की एनर्जी बदल देता है, लेकिन वो एनर्जी काइनेटिक भी हो सकती है और पोटेंशियल भी हो सकती है। बोलो हाँ या ना? यस सर। अब अगर हम इसको धीरे धीरे लेके जाएंगे तो धीरे धीरे लेके जाने का मतलब हमने ये इंश्योर कर दिया कि इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी। इसे बहुत धीरे धीरे लेके जाऊंगा तो इसका मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी। नहीं होगी। तो अगर काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी, इसका मतलब जितना भी वर्क मैं करूंगा वो सारा का सारा वर्क सिर्फ क्या चेंज करेगा? इसकी पोटेंशियल एनर्जी। वरना ऐसा भी हो सकता था ना कि उस वर्क का कुछ हिस्सा काइनेटिक एनर्जी में चला जाता, कुछ पोटेंशियल में चला जाता। बोलो हाँ क्या? यस सर। तो वर्क कैसे निकालेंगे इसको ध्यान से, बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो मान लो मैं इसे थीटा 1 से घुमा के थीटा 2 की तरफ लेके जा रहा हूँ और किसी भी जनरल इंस्टेंट पे बात करता हूँ। किसी भी जनरल इंस्टेंट पे मान लो ये मेरा डाइपोल है, ये प्लस ये माइनस, जो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा है? किसी भी जनरल इंस्टेंट पे मान लिया कितना एंगल बना रहा है? थीटा। अब मुझे बताओ इस थीटा पर इस पे फील्ड कितना टॉर्क लगा रही होगी और किधर टॉर्क लगा रही होगी? क्या तुम सबको समझ में आता है कि सर फील्ड तो इस पे इधर टॉर्क लगा रही होगी? बोलो हाँ या ना? यस सर। यस सर। दिस इज द टॉर्क ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि बराबर होगा पी साइन थीटा के। पक्की बात है कि नहीं? यस सर। मुझे किधर घुमाना है?
उल्टा, और उल्टा। इसको इक्विलिब्रियम में भी रखना है। इसका मतलब इतना ही टॉर्क मुझे उल्टी डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा कि नहीं? बोलो हाँ या ना। Yes, sir. Yes, तो sir. कितना एक्सटर्नल टॉर्क में लगा रहूंगा उस पे इस इंस्टेंट पे? बोलो। P sin theta. और इतना टॉर्क लगा के इसे उल्टा घुमा रहा हूँ। यहाँ तक बात समझ में आती है? Yes, sir. Yes. तो पहला सवाल, जो टॉर्क मैं लगा रहा हूँ, ये देखो इसको पी साइन थीटा को, ये कांस्टेंट टॉर्क है कि थीटा के साथ चेंज कर रहा है? थीटा के साथ क्या कर रहा है? तो फिर हमें वर्क कैसे निकालेंगे? फिर हमारी अप्रोच क्या होगी वर्क निकालने की? क्योंकि टॉर्क वेरिएबल है, तो अप्रोच ये होगी कि किसी भी थीटा पे जाके पहले हम बहुत छोटे से डिस्प्लेसमेंट डी थीटा का वर्क निकालेंगे। बोलो बात समझ में आती है? Yes, sir. बहुत ही छोटा सा डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर जाके मैंने सेलेक्ट किया। कितना डिस्प्लेसमेंट है? जल्दी बोलो। डी थीटा। मैं इस डी थीटा का वर्क निकालूंगा और इस डी थीटा, छोटे से डिस्प्लेसमेंट डी थीटा का वर्क निकालने के बाद उसको इंटीग्रेट कर दूंगा, क्योंकि छोटे से डी थीटा के लिए तो मैं टॉर्क को कांस्टेंट मान सकता हूँ। क्या ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है? Yes, sir. तो मैंने बोला वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी थीटा, यानी कि छोटा सा जो वर्क है डी डब्ल्यू एक्सटर्नल जिसको मैं बोल रहा हूँ। अगर आपने वर्क पढ़ा है तो आप सबको पता है ये टाउ डॉट डी थीटा होता है। बोलो हाँ कि ना। Yes, sir. अब देख के बताओ, जो तुम टॉर्क लगा रहे हो वो किस सेंस में, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? Anti-clockwise. और डी थीटा भी कैसा है? Anti-clockwise. तो दोनों वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में तो दोनों का एंगल 0 डिग्री हो गया, हाँ कि ना। Yes, sir. Yes, sir. तो ये सिंपली टाउ डी थीटा हो जाएगा। इतनी बात चमक रही है कि नहीं चमक रही है? Yes, sir. कितना टॉर्क आप लगा रहे हैं? हाउ मच टॉर्क्स? P sin theta. पी साइन थीटा डी थीटा। ये हो गया वर्क डी डब्ल्यू एक्सटर्नल एजेंट। बताइए टोटल वर्क बाय एक्सटर्नल एजेंट, टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? Integrate. इसको इंटीग्रेट कर देंगे सर हम लोग। और आखिरी स्टेप, थीटा की लिमिट्स कहां से कहां तक? थीटा की किस लिमिट से किस लिमिट तक? अरे थीटा 1 से थीटा 2 बेटा। इनिशियली थीटा 1 एंगल था, फाइनली थीटा 2 एंगल है। दिख नहीं रहा फिगर में? Yes, sir. कहां से कहां तक इंटीग्रेट करोगे? बोलो। थीटा 1 से Theta 2. चलो अब देखते जाना, ध्यान से समझ में आएगा। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, पी कांस्टेंट है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन Minus cos theta. माइनस कॉस थीटा फ्रॉम थीटा 1 से थीटा 2। देखते हैं क्या आएगा। लिमिट रखी मैंने, ये हो गया माइनस का कॉस थीटा 2 माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा 1 की बात है। Yes, sir. इसको खोलो, ये हो गया माइनस का कॉस पी कॉस थीटा 2 प्लस पीई कॉस थीटा 1। इतना वर्क करना पड़ा एक्सटर्नल एजेंट को इस डाइपोल को थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? Yes, sir. अब जो मैं लिख रहा हूं वो समझिएगा। सिंस वी रोटेटेड द डाइपोल स्लोली, क्योंकि हमने डाइपोल को धीरे धीरे घुमाया है, तो ये जितना भी वर्क एक्सटर्नल एजेंट ने किया है, क्या इसने उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज की होगी बच्चों? नहीं. तो ये सारे के सारे वर्क ने क्या सी एनर्जी चेंज की होगी? Potential. पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब ये जो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क है, ये डेल्टा यू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होना चाहिए। बोलो हाँ या ना। Yes, sir. तो डेल्टा यू क्या होता है? डेल्टा यू होता है यू फाइनल माइनस इसका मतलब यू फाइनल का मतलब पोटेंशियल एनर्जी एट थीटा 2 एंगल माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट थीटा 1 एंगल, क्योंकि फाइनल एंगल थीटा 2 है, इनिशियल एंगल थीटा 1 है। बोलो हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. तो अब देखो ध्यान से यहाँ से क्या आ रहा है। वर्क एक्सटर्नल की जगह मैंने जो ऊपर निकाला है वो लिख दिया, माइनस का कॉस थीटा 2 प्लस पीई कॉस थीटा 1 इज इक्वल टू यू थीटा 2 माइनस यू थीटा 1। इतनी बात चमक रही है? बोलो भाई, ये तो वर्क एक्सटर्नल यहाँ से निकाला था वो यहाँ रख दिया होता है। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत? ये स्टेप ध्यान से देखना, सबसे क्रूशियल स्टेप यही है। अभी हमको देख के कंपेयर करना नहीं आ रहा, लेकिन अब देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ। मैंने ऐसे लिखा बेटा, माइनस का पी कॉस थीटा 2 और यहाँ पर ये जो प्लस साइन लिखा हुआ है इसको ऐसे ब्रेक कर दिया, माइनस का पी कॉस थीटा 1। बोलो ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? Yes, sir. बोलो यस और नो। Yes, sir.
अब कंपेयर करो बेटा, यहाँ पहले क्या लिखा हुआ है? U theta 2 तो u थीटा 2 ये होगा कि नहीं होगा? होगा। यहाँ बीच में साइन क्या है? माइनस। तो यहाँ माइनस ये दिखा कि नहीं दिखा? यस सर। और ये क्या लिखा हुआ है? U थीटा 1 तो u थीटा 1 ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। इससे कंपेयर करके मुझे क्या मिला कि पोटेंशियल एनर्जी या थीटा 2 कितना एंगल है? अगर थीटा 2 एंगल है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? माइनस P cos थीटा 2। जब थीटा 1 एंगल है तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी है? माइनस P cos थीटा 1। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इट मींस, अगर मैं इसको जनरलाइज करूं कि एट एनी एंगल थीटा, जब थीटा 2 एंगल था तब पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी कॉस थीटा 2 थी, जब थीटा 1 एंगल था तब पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी कॉस थीटा 1 थी। इसका मतलब अगर कोई भी रैंडम एंगल थीटा होगा तो पोटेंशियल एनर्जी किसी भी एंगल थीटा पर कितनी होगी? माइनस P cos थीटा। माइनस पी कॉस थीटा। क्या ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है? यस सर। और अगर बेटा तुमने थोड़ा सा पढ़ा है तो ये जो p माइनस छोड़ के जो p cos थीटा लिखा हुआ है, क्या ये p डॉट ई लिखा है? बोलो हाँ कि ना। यस सर। यस सर। डॉट प्रोडक्ट। इसका मतलब डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला आया? बोलिए। माइनस का p डॉट ई, माइनस का P dot ई। क्या ये बात चमकी कि नहीं चमकी? yes sir. यानी कि आपको अब दो चीजें आ गई समझ। जब भी हम कभी डाइपोल को उठाकर फील्ड में रखते हैं तो एक तो फील्ड उस पर टॉर्क लगाती है P क्रॉस ई और उस टॉर्क से कोशिश करती है उसको खुद के पैरेलल करने के। दूसरा, उस डाइपोल के अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होती है जो कि माइनस के P डॉट ई के बराबर होती है अगर वो फील्ड में रखा हुआ है। क्या ये बात चमकी? Yes sir. यस अब मैं एक चीज और सिखा देता हूँ जिससे तुम्हें और क्लैरिटी आ जाएगी। अभी ऊपर मैंने जब स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बातें करी थी तुम्हारे साथ, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मैंने तुम्हें समझाया था टॉर्क से। कैसे समझाया था? पहले वाले केस में कैसे समझाया कि अगर तुम इसे घुमाओगे एंटी क्लॉकवाइज तो फील्ड जो टॉर्क लगाएगी वो टॉर्क लगा के इसे वापस लेके आने की कोशिश करेगी। बोलो हाँ या ना? यस सर। इसलिए स्टेबल है। दूसरे वाले केस में अगर तुम इसे घुमाओगे तो ये पूरा घूम के पूरा 180 डिग्री घूम के उधर चला जाएगा, यानी कि लौट के नहीं आएगा और दूर चला जाएगा, इसलिए अनस्टेबल है। बोलो हाँ या ना? यस सर। लेकिन अब तो हम लोग एनर्जी भी जानते हैं तो अब हम इसको एनर्जी से भी देख सकते हैं, क्योंकि हमें ये भी पढ़ा दिया गया है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है? कम पोटेंशियल एनर्जी. मिनिमम। और अनस्टेबल का मतलब? अधिकतम पोटेंशियल तो एनर्जी. देखो इसको इस एनर्जी से भी कंपेयर कर सकते हैं। जरा यहाँ पर एनर्जी निकालते हैं, पहले वाले केस में एनर्जी निकालते हैं। तो बताना बेटा, पहले वाले एनर्जी में केस में डाइपोल में और इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना एंगल है? थीटा. पहले वाले केस में यहाँ पर थीटा एंगल है कि 0 डिग्री है? 0. अरे डाइपोल पैरेलल रखा था ना मैंने, 0 डिग्री है कि नहीं? बोलो हाँ या ना? यस सर। तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकलेगी? माइनस का P डॉट ई। हम सबको पता है कि P E cos थीटा होता है, तो ये P cos 0 हो गया। बोलो हाँ या ना? Yes sir. cos 0 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 1 तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई? माइनस P। क्या लगता है, ये मैक्सिमम वैल्यू है कि मिनिमम वैल्यू है? Minimum. तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम आ रही है। और नीचे क्या लिखा हुआ है? मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी का मतलब कौन सा इक्विलिब्रियम? स्टेबल। तो इसलिए एनर्जी से दिखा कि नहीं दिखा? यस सर। दूसरे वाले केस में देखो, जब तुम पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे तो माइनस का P डॉट ई जब तुम करोगे बेटा तो अपने आप बताओ ये होगा माइनस का P cos थीटा, लेकिन इस बार एंगल 0 डिग्री था कि 180 डिग्री था? देखो ऊपर 180 डिग्री। 180 डिग्री। तो बेटा सोच के बताओ cos 180 की वैल्यू कितनी होती है? माइनस। तो cos 180 होता है -1 और एक माइनस बाहर और लगा हुआ दहेज में, तो ये माइनस माइनस मिलके प्लस P हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। हो गया। ये जो प्लस P है ये मिनिमम वैल्यू है कि मैक्सिमम वैल्यू है? मैक्सिमम वैल्यू। यानी कि यहाँ पर एनर्जी मैक्सिमम आ रही है। और मैक्सिमम एनर्जी का क्या मतलब होता है? स्टेबल कि अनस्टेबल? अनस्टेबल। अनस्टेबल। तो एनर्जी से देखना आया कि नहीं आया? Yes sir. किससे देखना ज्यादा आसान है, एनर्जी से देखना कि टॉर्क से देखना? Energy. एनर्जी से देखना ज्यादा आसान है। मिनिमम एनर्जी स्टेबल, मैक्सिमम एनर्जी अनस्टेबल। या फिर इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हम उसे इक्विलिब्रियम से हटाएंगे और वो लौट के वापस आया तो स्टेबल कहेंगे, अगर हमने इक्विलिब्रियम से हटाया और वो और दूर भाग गया तो अनस्टेबल कहेंगे, और अगर मैंने उसे इक्विलिब्रियम से हटाया और उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, वो किसी और जगह जाके इक्विलिब्रियम में आ गया, तो क्या बोल देंगे? न्यूट्रल। न्यूट्रल। क्या आपको पूरी राम कहानी समझ में आ गई? Yes यस sir. सर।
पूरा एनालिसिस जो भी आज के लेक्चर में पढ़ाया गया, एक एक चीज अच्छे से क्लियर है बच्चों? Yes, sir. ठीक है, कोई भी डाउट किसी को? No, No, sir. sir. डेरिवेशंस क्लियर है सारे? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में।